अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 506 से 510। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 506 म्यूयूरू। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 506 म्यूयूरू। जब युन जियाओ ने वह आवाज सुनी तो वह पीछे मुड़ा और चिल्लाया, माँ वापस आ गई है। एक कम आवाज में उसने अपने शरीर पर लगे घावों की परवाह नहीं की और तीर की तरह तेज कदमों से अधीर होकर बाहर निकल गया। यू चे ने उसका पीछा नहीं किया। इसके बजाय उसकी नजर उस दरवाजे पर पड़ी जिसे यू जियाओ ने धक्का देकर खोला था, और उसने उन दो आकृतियों को देखा जो अभी अभी आंगन में दाखिल हुई थी। उसकी आंखें धुंधली हो गईं और ऐसा लगा जैसे उसके गले में कुछ फंस गया हो। ऐसा लग रहा था मानो वह सांस लेना भूल गया हो, क्योंकि उसका पूरा शरीर धीरे धीरे कांपने लगा था। युन जियाओ की आवाज तुरंत बाहर से आई, अंकल, आह माँ, आप वापस आ गए हैं। जैसे ही युन जियाओ की आवाज गिरी, एक महिला की कोमल लेकिन चिंतित आवाज निकली, मैंने सुना है कि तुम पर शहर के बाहर घात लगाकर हमला किया गया था और तुम घायल भी हो गए थे। जल्दी करो, माँ को देखने दो। तुम्हें कहाँ चोट लगी है? क्या आपकी चोटें गंभीर हैं? एह माँ, तुम्हें मेरी चोटों के बारे में कैसे पता चला? कुछ हद तक कर्कश पुरुष आवाज सुनाई दी। आदमी ने समान रूप से कहा, ये बूढ़ा आदमी आपकी माँ को स्वस्थ होने में मदद कर रहा था, जब अचानक खबर आई जिसमें कहा गया कि आप और अंडर हेवन परिवार की उस लड़की पर किसी ने घात लगाकर हमला किया था। इससे आपकी माँ लगभग आधी भयभीत हो गई, इसलिए वह उत्सुकता से घर वापस चली गई। किड्डो, मुझे तुम्हारी चोटें देखने दो। बड़े भाई, जियोए की चोटें कैसी हैं? क्या वे भारी हैं? मैंने सुना है कि जिन लोगों ने उन पर घात लगाकर हमला किया वे 3 अधिपति थे। जियाओ उनके किसी भी प्रहार का सामना कैसे कर सकता था? महिला की आवाज जोर से कांप रही थी और वह स्पष्ट रूप से चिंता और व्यग्रता से घिरी हुई थी। उद्धरण चिन्ह ... ये घाव हल्के नहीं हैं, लेकिन चिंता न करें, ये सभी बाहरी चोटें हैं। जब तक वह थोड़ी देर आराम करेगा, वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। उस आदमी की कर्कश आवाज एक बार फिर गूंजी और उसके साथ संदेह का हल्का स्वर भी आया, किड्डो, तुम्हारी चोटों के इलाज में किसने मदद की? इतनी गंभीर बाहरी चोटें, फिर भी इतने कम समय में उन्हें इस स्तर तक दबा दिया गया। मेरी चोटें ठीक हैं। यू जियाओ का दिल खुशी से भर गया और उसे अपनी वर्तमान स्थिति की भी परवाह नहीं थी। उसने तीव्र स्वर में कहा, माँ, जल्दी आओ, मेरे पास आपके लिए कुछ बेहद अच्छी खबर है। आपकी और पिता की दोनों चोटें ठीक हो सकती हैं। मैं इस अविश्वसनीय बड़े भाई से मिला और उसके पास आपके शरीर को पूरी तरह से ठीक होने में मदद करने का एक तरीका है। ये सच है। 3 लोगों की आवाजें धीरे धीरे नजदीक आती गईं। जब युन जियाओ की आवाज गिरी तो वे कमरे में चले गए। युन चे की नजर इस पल में स्पष्ट हो गई थी और उसका बेतहाशा धड़क रहा दिल शांत स्थिति में आ गया था। उसने उन 2 लोगों को देखा जो युन जियाओ के पीछे कमरे में आए थे। वह आदमी लगभग 30 साल का लग रहा था। वह लंबा और चौड़ा था और उसकी दाढ़ी उसके चेहरे पर छाई हुई थी। वह एक ऐसा व्यक्ति प्रतीत होता था जिसे अपनी शक्ल सूरत से कोई सरोकार नहीं था, लेकिन उसकी आंखें जंगली बाघ की तरह भयंकर थीं। वे जबरदस्ती थोप रहे थे। जैसे ही उसकी नजर युन चे पर पड़ी, अचानक एक प्रकार का अवर्णनीय दबाव उस पर आ गया। एक सम्राट स्तर का दबाव। ये सर्वोच्च अस्तित्व जो केवल किंवदंतियों में अस्तित्व में थे, केवल एक ही दिन में युन चे एक के बाद एक उनसे मिली थी। इसका मतलब यह नहीं था कि भ्रामक दानव दायरे में कई सुपर शक्तिशाली संप्रभु गहन दायरे के अभ्यास करता थे। ये दानव शाही शहर था और यह भ्रामक दानव क्षेत्र का केंद्र था, जहां इसकी गहन दुनिया का शिखर इकट्ठा हुआ था। और जब यूचे शुरू में इस स्थान पर पहुंचे थे, तो जिन लोगों से उनकी मुलाकात हुई थी, वे सभी डेमन इंपीरियल सिटी के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों से थे। इसके अलावा वे सभी अपने अपने परिवारों के भीतर चरम अस्तित्व में थे। स्वर्ग के तहत सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा योगिनी कबीले के वर्तमान कुलपति थे। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो एक हाथ से भ्रामक दानव क्षेत्र के आकाश को कवर कर सकता था, और उसके सामने लंबा और चौड़ा आदमी 12 अभिभावक परिवारों के म्यू परिवार से था। म्यू युबाई, म्यू परिवार का प्रसिद्ध युवा कुलपति, और म्यू परिवार का भावी कुलपति। वह इसी प्रकार एक सर्वोच्च अस्तित्व था जो संपूर्ण मायावी दानव क्षेत्र को हिला सकता था। लेकिन इसका स्पष्ट अर्थ ये था कि कुछ वर्षों की छोटी अवधि के भीतर यूचे ने जैस्मीन के निर्देश और अपनी हताशा और कड़ी मेहनत के तहत दोनों गहरे आकाश के भीतर सबसे शक्तिशाली अस्तित्व के दायरे को बंद करना शुरू कर दिया था। महाद्वीप और मायावी दानव क्षेत्र। युन जियाओ के शब्दों को सुनकर मु युबाई ने तिरस्कार पूर्वक कहा, अपने पिता और माँ को पूरी तरह से ठीक होने दें। आप कैसी बकवास कर रहे हैं?
अंकल, माँ, मैंने जो कहा वह बिल्कुल सच है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, पिता से पूछो। यू जियाओ ने जल्दबाजी जारी रखी। युन क्विंगहोंग के साथ जो चमत्कार हुआ था, उससे उसे इतनी खुशी हुई कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पूरे शरीर में खून दौड़ रहा हो। ये कहा जा सकता है कि अपने पूरे जीवन काल में वह कभी भी इतने उत्साहित नहीं हुए थे जितने अभी हैं। और ये है जिस महिला का यू जियाओ ने समर्थन किया था, उसने उसकी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनी। कमरे में प्रवेश करने के बाद उसकी नजर सीधे यूचे पर पड़ी और उसके बाद वह बिल्कुल भी नहीं हिली। यूचे ने भी उसकी ओर देखा। उसके होंठ बार बार बंद और खुल रहे थे, फिर भी उसने एक भी शब्द नहीं बोला। इन वर्षों ने उसके शरीर पर बहुत सारे निशान नहीं छोड़े, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने उसके शरीर पर कई निशान छोड़े हैं। कोई भी देख सकता था कि अपनी युवावस्था में वह एक अद्वितीय सुंदरता थी। उसका रूप सौम्य और सुंदर था, उसका स्वभाव शालीन और महान था। फिर भी उसका स्वभाव अत्यधिक बड़प्पन वाला नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था कि वह उदासी की आभा बिखेर रही थी। एक गहरी उकेरी हुई उदासी जो उसकी भौहों के बीच और उसकी आत्मा में बैठी हुई प्रतीत होती थी। उदासी इतनी गहरी थी कि ऐसा लग रहा था कि इसे दूर करने के लिए 1000 साल भी पर्याप्त नहीं होंगे। यदि कोई असंवेदनशील व्यक्ति भी उसे देख ले तो उसे उसके दुख का स्पष्ट एहसास हो जाता था। उसके चेहरे पर युन क्विंगहोंग जैसा ही पीलापन दिख रहा था। यद्यपि वह चल सकती थी, प्रत्येक कदम पर स्पष्ट कमजोरी दिखाई देती थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी धुंधलेपन की परत से ढकी हुई लग रही थी। उसकी वर्तमान स्थिति यू क्विंगहोंग की तुलना में थोड़ी बेहतर हो सकती थी, लेकिन ये ज्यादा बेहतर नहीं थी। वह मेरी जन्म देने वाली माँ है। माँ, क्या ऐसा हो सकता है कि आप ही वही युवक हो जिसने इस बच्चे और अंडर हेवन परिवार की लड़की को बचाया हो? मु युबाई ने युनचे को अपनी आंखों से मापा। जब उसे अपनी गहन शक्ति का स्तर महसूस हुआ तो उसकी भौहों में स्पष्ट हलचल होने लगी। एमेन, एमेन। युन जियाओ ने अपना सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति उत्साह से भरी हुई थी और उसने कहा, मैं उसे आपसे मिलवाता हूँ। माँ, चाचा, ये व्यक्ति भाई युन है। जब सेवेंथ सिस्टर और मुझ पर काले कपड़ों वाले लोगों ने घात लगाकर हमला किया तो उसने ही हमें बचाया। ओह माँ, क्या तुम ठीक हो? आप भाई युन को क्यों घूरते रहते हैं? युन जियाओ ने म्यू योरू की आंखों के सामने 2 बार अपना हाथ लहराया। इसके बाद ही वह अपनी स्तब्धता से उबर सकी, जिसके बाद वह धीरे से हंसी। ये कुछ भी नहीं है, मैं बस बहुत आभारी हूँ। ये बच्चा मुझे इतना करीब और परिचित लगता है, मानो मैंने उसे बहुत पहले एक बार देखा था। यू चे, आह, तो आपका उपनाम भी यूं है। मैं यू जियाओ की माँ हूँ। मेरी जियोए को बचाने के लिए धन्यवाद। ये कहने के बाद म्यू योरू ने अपने शरीर को थोड़ा ऊपर उठाना चाहा, लेकिन यूचे ने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, ओ आंटी यू, कृपया मुझे सलाम मत करो। जब मैंने पहली बार युन जियाओ को देखा तो ऐसा लगा जैसे मैं किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हूँ। हमारा उपनाम भी एक ही है और उसे बचाना उंगली उठाने जितना आसान था। इसके अलावा हम शपथ लेने वाले भाई बनने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कृपया इस जूनियर को किसी भी तरह से सलाम न करें। यह म्यू योरू थोड़ा चौंक गई। हो, युन क्विंगहोंग हंसे और युनचे की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, योरू, तुम और मैं दोनों एक ही भावना साझा करते हैं, जैसे हमने उसे पहले कहीं देखा है। अभी मैंने यहाँ तक कहा कि वह मेरी युवावस्था में मेरे जैसा दिखता था, या शायद वह वास्तव में हमारे परिवार के साथ कुछ महान संबंध साझा करता है। युबाई, आप दोनों को जियोए पर घात लगाए जाने के बारे में कैसे पता चला? मु युबाई ने सख्ती से घोषणा की, अंडर हेवन परिवार की अनमोल बेटी लगभग मार दी गई थी। स्वर्ग के नीचे की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा निश्चित रूप से क्रोध से भर जाएगी, इसलिए इस बूढ़े व्यक्ति को तुरंत इस मामले के बारे में पता चला, लेकिन दुर्भाग्य से योरू ने भी इसे सुना। हम्फ। मु युबाई की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। ऐसा लगता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि वे बहुत आराम से रह रहे हैं, इसलिए वे मौत को चुनौती देने की जल्दी में हैं। इस मामले ने पहले ही मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया है, और अंडर हेवन परिवार का वह बूढ़ा कुत्ता निश्चित रूप से इस पर और भी अधिक केंद्रित है। मेरा मानना है कि इन कमीनों को पकड़ने में कुछ ही समय लगेगा जो स्पष्ट रूप से जीवन से थक चुके हैं। मुझे बस इस बात का डर है कि यह वर्तमान स्थिति आप जो सोच रहे हैं उससे कहीं अधिक जटिल है। यू क्विंगहोंग ने आह भरते हुए कहा। मु युबाई की आंखें चमक उठी। जी चाची, क्या तुम्हें कुछ समझ आया? आइए पहले अपने दिमाग को अन्य चीजों की ओर मोड़ें। युन क्विंगहोंग इस विषय पर आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। उसकी नजर युन चे की ओर गई और उसने कहा, छोटे भाई, क्या तुम्हारे लिए मेरी पत्नी की स्थिति की जांच करना संभव है? यदि तुम मेरी पत्नी को ठीक कर सकते हो तो युन निश्चित रूप से इस जीवन में ठीक कर देगा। सीनियर यू के शब्द बहुत गंभीर हैं।
यू चे ने तेजी से कहा, युन किंगहोंग के भाषण को बीच में रोकते हुए। यू जियाओ और मैं भाइयों की तरह करीब हैं। सीनियर यू और चाची यू मेरे आधे परिवार की तरह हैं। ये जूनियर निश्चित रूप से अपना पूरा प्रयास करेगा। जहाँ तक विनम्रता या कृतज्ञता के शब्दों की बात है, वास्तव में आपको उन्हें कहने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, यू जियाओ ने तेजी से अपना सिर हिलाया। माँ, जल्दी करो और बैठो और भाई यू को तुम्हारी जांच करने दो। भाई यून चिकित्सा कला में अत्यंत कुशल हैं। पिता की मृत्यु हो गई। पूह, छी, मेरा मतलब है पिता की शिरोबिंदु जो लगभग 20 वर्षों से गहरी नींद में थी। भाई यून ने 2 घंटे से भी कम समय में उन सभी को जगा दिया। अभी पिताजी को अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों में दर्द महसूस होने लगा है। क्या? मुंह युबाई की भौहें तेजी से उछली। वह आगे बढ़ा और अपना बढ़ा हुआ हाथ यू किंगहोंग के कंधे के ऊपर रख दिया। शीघ्र ही उसके चेहरे के भाव हिंसक भावनाओं से भर गए। बड़े भाई, क्या ये सच है? मुंह योरू ने उत्साह से पूछा। मुंह युबाई ने अपनी पकड़ ढीली की और धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये सच है। उसके पहले मृत मेरिडियन पूरी तरह से अपनी जीवन शक्ति वापस पा चुके हैं। भले ही वे अभी भी अपेक्षाकृत कमजोर हैं, जब तक वह अपना सारा ध्यान ठीक होने पर लगाता है, कुछ ही वर्षों में वह पूरी तरह से ठीक हो सकता है। ये व्यवहारिक रूप से एक चमत्कार है। ये सच है। म्यूयोरू का शरीर जोर से हिल गया और वह इतनी उत्तेजित हो गई कि वह लगभग वहीं पर बेहोश हो गई। हो, हालांकि यह मेरा अपना शरीर है, यहाँ तक कि मुझे भी लगभग यही लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। युन किंगहोंग ने धीरे से अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। हालांकि वह बहुत पहले ही अपनी पिछली उत्तेजना से शांत हो गया था, लेकिन उसके सुर्ख चेहरे पर अभी भी इसके निशान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि इससे उसके दिल में बड़ी लहरें प्रकट हो रही थी। अभी मैं अपने शरीर में हर एक मेरिडियन के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूँ। ये सब भाई यू के प्रयासों का धन्यवाद है। यू जियाओ ने बड़े उत्साह के साथ घोषणा की। भाई यू ने यहाँ तक कहा कि उन्हें विश्वास है कि वह न केवल पिता को शारीरिक रूप से ठीक होने में मदद कर सकते हैं, बल्कि उनकी गहरी ताकत को भी ठीक करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन वह अपने पिता को शारीरिक रूप से ठीक होने में भी मदद कर सकते हैं। ये सब 2 महीने की अवधि के भीतर। पूर्ण पुनर्प्राप्ति। मुंह युबाई की नजर युन चे की ओर गई और वह फिर से उसका मूल्यांकन करने लगा। क्या तुमने सचमुच ऐसा कहा था? हाँ, यू चे ने सिर हिलाया। म्यू युबाई ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसकी निगाहें गंभीर हो गईं। आपने एक पूरी तरह से अपंग व्यक्ति की नसों को पूरी तरह से ठीक करने में मदद करने के लिए केवल 2 घंटे का समय लिया, तो वास्तव में आपके पास ईश्वरीय कौशल हैं। अब तक के 200 वर्षों में मैंने ऐसी किसी चीज के बारे में पहले नहीं सुना है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपकी चिकित्सीय क्षमता पर सवाल उठाऊं, मैं बता दूं कि उन्हें जो तकलीफ हुई वह कोई साधारण चोट नहीं थी। यह उसके द्वारा अपनी ही ताकत से अधिक आहरण करने के कारण पूरी तरह अपंगतापूर्ण था। उसके मेरिडियन के अपंग होने के अलावा उसकी गहरी नसें और आंतरिक अंग सभी विफलता के कगार पर हैं। इसके अलावा उसके शरीर में अभी भी एक बेहद भयानक और अशुद्ध करने योग्य ठंडा जहर मौजूद है। क्या आप सचमुच उसे पूरी तरह से ठीक होने में मदद करने की क्षमता रखते हैं, और यहाँ तक कि उसकी ताकत वापस पाने में भी उसकी मदद कर सकते हैं? युनचे ने सीधे उसकी ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी और उसने उत्तर दिया, डॉक्टर झूठ नहीं बोलते। मैं 2 घंटे में सीनियर युन की नसों को कब्र से बाहर निकाल सकता हूँ। मुझे ये भी विश्वास है कि 7 दिनों के भीतर मैं उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में मदद कर सकता हूँ। मैं अगले 3 दिनों में सीनियर युन के शरीर से ठंडे जहर को पूरी तरह साफ कर पाऊंगा, एक भी निशान नहीं बचेगा। जहाँ तक उनकी गहरी नसों और 5 अंतड़ियों की विफलता का सवाल है, भले ही ये तकलीफदेह है, मुझे विश्वास है कि मैं सीनियर युन को 1 महीने के भीतर पूरी तरह से ठीक होने में मदद कर सकता हूँ। मुझे 1 और महीना दीजिए और मैं सीनियर युन को सभी चीजें ठीक करने में मदद कर सकता हूँ। उसकी गहन शक्ति। मुंह युबाए, ये जूनियर जितना अधिक बोलेगा, सीनियर म्यू के लिए उसे आश्वस्त करना उतना ही कठिन होगा। 2 महीने के समय में हर कोई स्वाभाविक रूप से परिणाम देखेगा। यूचे ने दृढ़ निश्चय के साथ घोषणा की। मुंह युबाई की निगाहें युनचे पर केंद्रित होती जा रही थी, जबकि उसका दिल लगातार उथल पुथल की स्थिति में था। उसके सामने खड़ा युवक केवल स्काई प्रोफाउंड दायरे में था, लेकिन उसके अधीन था प्रभावशाली ढंग, और उसकी निगाहें नहीं डगमगाईं, नहीं उसके चेहरे का रंग बदला। उसकी दोनों आंखें स्वच्छ जल के समान निर्मल थी। वह झूठ या अपर्याप्तता का एक संकेत भी नहीं पहचान सका। इसके अलावा जो लोग युन क्विंगहाओ की स्थिति से परिचित थे, उनके कानों में उनके द्वारा कहे गए हर शब्द सच होने के लिए बहुत शानदार लग रहे थे, लेकिन किसी तरह उनमें लोगों को अनजाने में विश्वास करने की क्षमता थी। अच्छा, मुंह युबाई ने अपना सिर हिलाया। यदि आप वास्तव में जैसा आपने कहा है वैसा कर सकते हैं और मेरी छोटी बहन और जीजाजी को ठीक कर सकते हैं,
तो उस समय आप मुझसे जो भी अनुरोध करेंगे, भले ही आप चाहें तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं एक भी भौं नहीं सिकुड़ूंगा। यह म्यू परिवार का युवा मुखिया था, फिर भी उसने वास्तव में दूसरे को अपना जीवन देने की कसम खाई थी। युनचे बिल्कुल पहले और एकमात्र व्यक्ति थे जिनसे उन्होंने पहले कभी यह प्रतिज्ञा की थी, और यह निस्संदेह मू योरू के प्रति उनकी गहरी चिंता को दर्शाता है। युनचे ने उसे कुछ और हद तक सम्मान की दृष्टि से देखा, एक प्रकार का सहज सम्मान। इस जूनियर का केवल एक छोटा सा अनुरोध है, युनचे ने कहा। सीनियर युन और आंटी युन के उपचार के संबंध में मेरे सफल होने से पहले कृपया इस बारे में किसी से बात न करें। आह, क्यों? यू जियाओ ने असमंजस में कहा, लेकिन उसने तुरंत देखा कि यू किंगहोंग और मू योरू दोनों ने कोई संदेह या आश्चर्य व्यक्त नहीं किया। इसके बजाय वे दोनों गहरी सोच में डूबे दिखे। यू चे ने आगे कहा, भले ही जूनियर का ये पहली बार डेमन इंपीरियल सिटी आना है, यू परिवार और 12 अभिभावक परिवारों के बारे में यू जियो से कुछ बातें सुनने के बाद, फिर यू जियो और नंबर 7 अंडर हेवन के खिलाफ हमले को देखने के बाद, मैं कुछ चीजों का हल्का सा अनुमान लगा सकते हैं। इस तथ्य के साथ कि 3 महीने के समय में ये लिटिल डेमन एम्प्रेस का 100 साल का शासन समारोह होगा और यून फैमिली क्लान प्रतियोगिता 2 महीने में आयोजित की जाएगी। इस अवधि के दौरान यून परिवार के भीतर कोई शांति नहीं होगी और साथ ही गैरकानूनी तत्वों की भी बहुतायत होगी। यदि सीनियर युन और आंटी युन दोनों को ठीक करने की इस जूनियर की क्षमता बाहर लीक हो गई है, तो इस जूनियर को खुलकर बोलने के लिए माफ कर दे। युन परिवार के बाकी सदस्यों से जो कुछ भी आएगा वह बहुत अच्छी तरह से खुश नहीं हो सकता है। और 2 महीने के समय में यदि सीनियर युन और आंटी युन अभी भी पारिवारिक प्रतियोगिता में खुद को अपंग के रूप में प्रस्तुत करते हैं, आप शायद और भी अधिक सच्चाइयों का पता लगाने में सक्षम हो सकते हैं। युन क्विंगहोंग और मू युबाई थोड़े समय के लिए चुप रहे। फिर मू युबाई ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप सही हैं। यह मामला निश्चित रूप से किसी और के द्वारा उजागर नहीं किया जा सकता है। अपनी ओर से मैं केवल अपने पिता को ये बताऊंगा ताकि उनका उत्साह बढ़ सके। जियोए, इसे हमेशा ध्यान में रखें, आप निश्चित रूप से इस मामले के बारे में किसी और को नहीं बता सकते। जानकारी का एक अंश भी प्रकट न करें, यहाँ तक कि अगर अंडर हेवन फैमिली की वह लड़की जिसने आपको अपनी छोटी उंगली में लपेटा हुआ है बुलाती हुई आती है, तो भी आपको कुछ भी प्रकट नहीं करना है। क्या तुम समझ रहे हो? मैं समझता हूँ, मैं निश्चित रूप से किसी और को नहीं बताऊंगा। युन जियाओ ने जोर से अपना सिर हिलाया। भले ही वह युनचे के शब्दों को पूरी तरह से नहीं समझता था, वह जानता था कि क्या महत्वपूर्ण था और क्या नहीं, और वह ये भी जानता था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए वह इस बारे में बहुत स्पष्ट था। बच्चे, क्या तुम सचमुच पहली बार डेमन इंपीरियल सिटी आ रहे हो? म्यू युबाई ने बोलते समय यूची को घूर कर देखा। यह मेरा पहली बार है। वास्तव में ये दिन डेमन इंपीरियल सिटी में मेरा पहला दिन है, यूचे ने अत्यधिक दृढ़ता के साथ कहा। उनके द्वारा बोले गए शब्दों में से एक भी झूठ नहीं था। बच्चे, तुम सरल नहीं हो, मू युबाई ने गंभीरता से कहा। जो शब्द मैंने अभी तुमसे कहे हैं, मैं निश्चित रूप से उनसे पीछे नहीं हटूंगा। यदि आप वास्तव में उन दोनों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, तो न केवल ये परिवार, बल्कि मैं, म्यू युबाई, भी अपना आधा जीवन आपका ऋणी हो जाऊंगा। युन क्विंगहोंग ने हल्के से सिर हिलाया। वह इस तरह के चौंकाने वाले मूल्यांकन के बारे में बहुत स्पष्ट था कि वास्तव में म्यू युबाई के मुंह से सरल नहीं शब्द निकलेंगे। यूचे ने अपना सिर हिलाया, जिसके बाद वह म्यू योरू की ओर मुड़ा। यूजियो, आंटियों को यहाँ लाओ। मैं पहले उसकी शिरोबिंदु को जगाने में उसकी मदद करूंगा। मू युबाई की आंखें अचानक चमक उठी, जबकि युन किंगहोंग ने धीरे से कहा, अभी मेरे मेरिडियन को जगाने के आपके कार्य ने पहले ही आपको पसीने से लथपथ कर दिया है और इसने आपकी बहुत सारी ताकत खर्च कर दी होगी। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप पहले आराम कर लें। कोई जरूरत नहीं है, युनचे ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि हमें पहले अनब्लॉक करना होगा इससे पहले कि हम ठंडे जहर को साफ करना शुरू करें। नसें, हर सांस में जहर शरीर के भीतर रहता है, जिससे होने वाला नुकसान और खतरा बढ़ जाता है। सीनियर युन को भले ही आंटी युन की तुलना में अधिक गंभीर शारीरिक क्षति हुई हो, लेकिन आंटी युन की शारीरिक संरचना सीनियर युन की तुलना में थोड़ी कमजोर है। यदि सीनियर युन की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वह अभी भी लगभग 3 वर्षों तक सहन कर सकता है। लेकिन भले ही आंटी युन चल सकती हैं, उनके शरीर में ठंडा जहर किसी भी समय उनकी जीवन नस पर पूरी तरह से आक्रमण कर सकता है। इसका मतलब ये भी है कि संभावना है कि उनके शरीर में ठंडा जहर किसी भी समय पूरी तरह से भड़क सकता है। इसलिए हम 1 सेकंड भी इंतजार नहीं कर सकते। युन किंगहोंग का पहले इलाज करने के लिए युनचे ने वास्तव में खुद को थका दिया था, लेकिन म्यू योरू की स्थिति के बारे में उसने जरा भी अतिशयोक्ति नहीं की थी।
इसलिए भले ही वह बहुत थक गया था, फिर भी वह निश्चित रूप से और देरी नहीं होने देगा, क्योंकि वह उसकी जन्मदात्री थी। आह, यू चे के शब्दों ने यू जियाओ को बहुत डरा दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके माता पिता की हालत इतनी खराब हो गई है। जैसे ही उसने पूछा, उसकी आवाज कांप उठी, क्या 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 ये सचमुच सच है? वह स्वयं अपने शरीर की वर्तमान स्थिति के बारे में सबसे स्पष्ट था, इसलिए युनचे ने जो कहा था उसे सुनने के बाद युन किंगहोंग का उस पर विश्वास अचानक कई डिग्री तक बढ़ गया। उन्होंने हल्के से कहा, अगर ऐसी बात है तो हमें आपको परेशान करना पड़ेगा। युन जियाओ ने म्यू योरू को बैठने में मदद की। यू चे म्यू योरू के सामने खड़ा था और उसकी हथेलियां धीरे से उसके पेट के गड्ढे पर दब रही थी। उन दोनों के बीच केवल आधे कदम की दूरी थी और म्यू योरू की नजर बहुत करीब थी। और यह केवल वह नजर थी जिससे युनचे ने मिलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि उस नजर की सौम्यता के कारण वह वहीं पर नियंत्रण खो देगा। अतीत में वह बहुत निश्चित था कि वह रक्त संबंधों के प्रति पूरी तरह से उदासीन था, जो पहले अस्तित्व में नहीं था। यहाँ तक कि अगर वह अपने जन्म देने वाले माता पिता से मिलता तो भी उसके दिल में कोई हलचल नहीं होती। लेकिन युन क्विंगहोंग को देखने के बाद और म्यू योरू से मिलने के बाद उसे पता चला कि वह गलत था, और यह कितनी बड़ी गलती थी। या शायद ये कहना बेहतर होगा कि खून का बंधन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे इच्छाशक्ति या डर से नियंत्रित किया जा सके। बच्चे, मैंने तुम्हें परेशान किया है। कृपया बहुत अधिक दबाव महसूस न करें। भले ही आप मुझे ठीक न कर सके, फिर भी हम सदैव आपके आभारी रहेंगे, म्यू योरू ने सौम्य स्वर में कहा। उसने अपने सामने वाले आदमी को करीब से देखा और उसने पाया कि उसके लिए उससे अपनी नजर हटाना मुश्किल था। एक अजीब सी अनुभूति के कारण उसका हृदय अव्यवस्थित रूप से धड़कने लगा। बात केवल इतनी थी कि वह इस विचित्र अनुभूति का कारण नहीं समझ सकी। युनचे ने हल्के से अपना सिर हिलाया। उसके बाद बुद्ध का महान मार्ग पूरी तरह से सक्रिय हो गया और उन्होंने अपने गहन ऊर्जा नियंत्रण को तब तक नियंत्रित किया जब तक कि यह अपनी सबसे सौम्य स्थिति में न आ जाए। उन्होंने इस गहन ऊर्जा का उपयोग धीरे धीरे म्यू योरू के शरीर में स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा डालने के लिए किया। म्यू युबाई की आंखें खुल गईं और उसने युचे की हरकतों और अभिव्यक्ति को बिना पलक झपकाए देखा। एक बार जब म्यू योरू की नसें पूरी तरह से जाग गईं, तो उसके शरीर ने उसे दर्द के संकेत भेजना शुरू कर दिया, और इसके कारण म्यू परिवार के युवा कुलपति, जो पूरे भ्रामक दानव क्षेत्र को हिला सकते थे, एक छोटे बच्चे की तरह उत्साह से ऊपर नीचे कूदने लगे। उसने उत्साह से युनचे और म्यू योरू को घेरना शुरू कर दिया, जबकि उसके दोनों हाथ इतनी जोर से आपस में रगड़ रहे थे कि उनमें लगभग चिंगारी पैदा हो गई। परिणाम देखना और प्रक्रिया को देखना स्वाभाविक रूप से दो पूरी तरह से अलग मामले थे। म्यू युबाई ने युनचे को जुनून के साथ देखा, लेकिन साथ ही जैसे कि वह किसी प्रकार का राक्षस था। युन क्विंगहोंग पूरी प्रक्रिया के दौरान बेहद शांत था। उसकी आंखों के भाव खुशी से आश्चर्य में बदल गए और फिर वापस आ गए। साथ ही वह गहरी सोच में डूबते हुए युचे को भी चुपचाप देखता रहा। इस बार युचे ने म्यू योरू की सभी नसों को सफलतापूर्वक साफ करने में केवल 1 घंटे का समय लिया। अपना मिशन पूरा करने के बाद वह एक बार हिले, फिर फर्श पर गिर पड़े। उनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। भाई यू जियाओ उसका समर्थन करने के लिए दौड़ा। यू जियाओ, एक शांत कमरे की व्यवस्था करने में मेरी मदद करें। सीनियर यू, आंट यू, सीनियर म्यू, इस जूनियर ने अपनी सहन शक्ति की सीमा को थोड़ा पार कर लिया है, इसलिए मुझे पहले खुद को माफ करना होगा। उसके बोलने के बाद उसके सामने का दृश्य धुंधला हो गया और वह एक भी आवाज नहीं सुन सका। इसके तुरंत बाद वह गहरी नींद में चला गया। उस अवस्था में जब उसका मन शांत था, वह केवल एक अच्छी नींद लेना चाहता था। यदि वह किसी अन्य स्थान पर होता, भले ही वह शत्रुओं से घिरा न होता, तो भी वह स्वयं को कभी भी इतनी गहरी नींद में नहीं जाने देता। लेकिन उसके आसपास के लोग, भले ही वह उन सभी को केवल एक दिन के लिए जानता था, वे सभी लोग थे जिनके उसके साथ सच्चे रक्त संबंध थे। रक्त द्वारा स्थापित अवर्णनीय बंधन कुछ ऐसा नहीं था जिसके खिलाफ वह बचाव कर सकता था या करने को तैयार था। अपनी महान इच्छा शक्ति से बचाव करें। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 507 करीबी रिश्तेदार। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 507 करीबी रिश्तेदार। ये कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दैवीय गहन क्षेत्र के नीचे युचे की पुनर्प्राप्ति दर कोई समान नहीं थी। जब युचे जागा तो आकाश पहले ही अंधेरा हो चुका था और उसने लगभग अपनी सारी मानसिक और गहन शक्ति वापस पा ली थी जो उसने खत्म कर दी थी। जागने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह एक छोटे मुलायम बिस्तर पर लेटा हुआ था। आसपास का वातावरण शांत था और कमरे की साज सज्जा साधारण तथा सुरुचिपूर्ण थी। उसने अपनी निगाहें खिड़की से बाहर की ओर निर्देशित की।
यूनचे एक नजर से बता सकता था कि वह अब युन किंगहोंग के छोटे से आंगन में नहीं है, लेकिन उसे मुख्य हॉल के किनारे वाले अतिथि कक्ष में से एक में होना चाहिए। यूनचे ने अपने कान खड़े कर लिए और वह धीरे धीरे ये समझ सका कि दीवार के दूसरी ओर युन क्विंगहोंग और मू योरू के बीच क्या बातचीत हो रही थी। उसके आराम में खलल न पड़े इसलिए दोनों की आवाजें बहुत धीमी थीं। यूनचे बिस्तर से कूद गया और जल्दी से अपने विचारों को व्यवस्थित किया। उसके बाद उन्होंने अपना साउंड ट्रांसमिशन जेड उठाया और नंबर 1 अंडर हेवन द्वारा छोड़े गए साउंड ट्रांसमिशन इम्प्रिंट को ढूंढ लिया। भाई, स्वर्ग के नीचे एक मामला है जिसके लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। यूनचे ने ध्वनि प्रसारण के माध्यम से अपना संदेश भेजा। कुछ ही क्षणों में साउंड ट्रांसमिशन जेड गहन प्रकाश की चमक के साथ चमक उठा। घूमते हुए गहन गठन से नंबर 1 अंडर हेवन की अच्छी विनम्र आवाज निकली, भाई युन, आपको बस ये कहना है कि आप क्या चाहते हैं और यह हो जाएगा। यूनचे ने बहुत ही स्पष्ट और तथ्यपूर्ण लहजे में कहा, 2 महीने के समय में युन परिवार 3 महीने में होने वाले दानव महारानी भव्य समारोह की तैयारी के लिए एक पारिवारिक प्रतियोगिता आयोजित करेगा और उस समय मुझे आशा है कि ब्रदर अंडर हेवन भी उपस्थित हो सकता है। जहां तक कारण का सवाल है तो कृपया मुझे अभी यह न कह पाने के लिए क्षमा करें, लेकिन उस समय ब्रदर अंडर हेवन के सामने सब कुछ प्रकट कर दिया जाएगा। यूनचे को ज्यादा देर तक इंतजार कराए बिना नंबर 1 अंडर हेवन की आवाज एक बार फिर प्रसारित हुई, आपको मुझे कारण बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तथ्य की तुलना में कि भाई यू ने मेरी छोटी बहन की जान बचाई, ये छोटी सी बात है उल्लेख करने लायक भी नहीं। जब समय आएगा मैं वहां मौजूद रहूंगा। मैं निश्चित रूप से अपने शब्दों से पीछे नहीं हटूंगा। नंबर 1 अंडर हेवन एक बेहद सीधा साधा व्यक्ति था, इसलिए पूरी प्रक्रिया यूनचे की भविष्यवाणी से कहीं अधिक सहज थी। आखिरकार उसने नंबर 7 अंडर हेवन की जान बचाई, और क्योंकि नंबर 1 अंडर हेवन का व्यक्तित्व स्वाभाविक रूप से गौरवान्वित था, वह किसी का एहसान मानने को तैयार नहीं था। सबसे बढ़कर ये व्यवस्था पहले ही की जा चुकी थी, इसलिए भले ही यूनचे ने खुद को नहीं समझाया, लेकिन वह यूनचे को बिल्कुल भी अस्वीकार नहीं करेगा। जैसे ही यू जियाओ, जिसने आवाजों की आवाज सुनी थी, तेजी से कमरे में दाखिल हुई, दरवाजा खुल गया। यूनचे को देखते हुए वह खुशी से चिल्लाया, भाई यू, आप जाग रहे हैं। एमेन। यूनचे ने अपना सिर हिलाया, यूजियो, यह अच्छा है कि तुम आए, क्योंकि अब हम समारोह शुरू कर सकते हैं। एह, समारोह। यूनचे ने युन जियाओ को पकड़ लिया और उसे घुटने टेकने की स्थिति में खींच लिया, जिसके बाद उसने अपनी उंगलियां आकाश की ओर उठाई और उसने व्यवस्थित रूप से बोलना शुरू किया, मैं यूनचे इस दिन से यू जियाओ का शपथ ग्रहण भाई बन जाऊंगा। मैं बड़ा बनूंगा, युन जियाओ छोटा, और आज से हम अपने सुख और दुख दोनों साझा करेंगे। यू जियाओ के रिश्तेदार मेरे अपने होंगे और मेरे रिश्तेदार यू जियाओ के भी अपने होंगे। ये शब्द नीले आकाश के नीचे देखे गए हैं। यदि हम में से कोई उनका उल्लंघन करता है तो उसे स्वर्ग और पृथ्वी दोनों द्वारा शापित किया जा सकता है। युन जियाओ वहां घुटनों के बल बैठ गया, चकित हो गया, और उसे अभी तक होश नहीं आया था। यूनचे ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के बाद उसे कंधे पर थपथपाया, ठीक है, अब तुम्हारी बारी है। युन जियाओ ने अपना सिर और चेहरा घुमाया, स्तब्धता से भर गया। उसने अपने होंठ हिलाए और जल्दी से कहा, भाई यू, मैं क्यों? आप मेरे साथ शपथ ग्रहण करने वाले भाई नहीं बनना चाहते? यूचे ने हंसते हुए पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यू जियाओ ने अपना सिर हिलाया, फिर उसने सीधे यूचे की ओर देखा और ईमानदारी से कहा, भाई यू की प्रतिभाएं आसमान तक पहुंचती हैं और आपकी चिकित्सा विशेषज्ञता एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई है जहां ये हर किसी को चौंका देती है। इसके अलावा आपने मेरे और मेरे माता पिता के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन भले ही मैं नाम से यू परिवार का युवा मुखिया हूँ, लेकिन आज आपने मेरी असली स्थिति देखी। मैं तुम्हें केवल एक दिन से जानता हूँ, फिर भी तुम्हारी रोशनी इतनी चमकदार है कि मैं उसे सीधे देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। भाई यू के सामने मैं व्यवहारिक रूप से आपके उज्जवल चंद्रमा के लिए एक जुगनू हूँ। मुझे समझ नहीं आता भाई यू मेरे साथ शपथ ग्रहण करने वाले भाई बनने के लिए क्यों इच्छुक होंगे। और इतना ही नहीं, आपने पहल भी की। युन जियाओ का स्वभाव गर्म था और वह हमेशा चीजों को सहनशील और चौकस तरीके से करता था, लेकिन वह निश्चित रूप से मूर्ख नहीं था। इसलिए यूचे निश्चित रूप से अपने बारे में संदेह के लिए यू जियो को दोषी नहीं ठहराएगा। उसने यू जियाओ की ओर देखा और भी गंभीर स्वर में कहा, यू जियो, आपके लिए इस तरह का संदेह होना बिल्कुल सामान्य है, और तुम्हारे माता पिता की मेरे प्रति जो शंकाएं हैं वे निश्चय ही तुमसे भी अधिक हैं। दरअसल इस दुनिया में मुफ्त लंच जैसी कोई चीज नहीं है और बिना किसी कारण के कोई लाभ नहीं दिया जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही है। लेकिन युन जियाओ, कृपया मुझ पर विश्वास करें। मेरे पास आपके या आपके परिवार के खिलाफ कोई योजना नहीं है।
नहीं, आप सभी के प्रति मेरी कोई बुरी मंशा है। मैं आप में से किसी के भी प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखूंगा, अभी या कभी नहीं। मैं सच्चे मन से तुम्हारा सच्चा भाई बनना चाहता हूँ, और मैं अपनी ये शिक्षा को लेकर और भी अधिक ईमानदार हूँ कि तुम्हारा परिवार भी मेरा अपना हो। जहाँ तक इस सब के कारण का सवाल है, मैं फिलहाल इसका खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का समय दीजिए, और मैं आपको अपनी सारी प्रेरणाएं स्पष्ट रूप से बता दूंगा। यदि मैंने जो कुछ तुझसे कहा है वह सब मिथ्या है, तो क्या मैं कुत्ते की मौत मरूं? आह, युन जियाओ ने युनचे द्वारा खुद को दिए गए श्राप को सुना और इससे वह काफी भयभीत हो गया। यदि उसे पहले भी कुछ संदेह था, तो युचे द्वारा कहे गए दृढ़ और निर्णायक शब्दों और उसकी दृढ़ ईमानदार आंखों ने इसे पूरी तरह से मिटा दिया था, जिसके कारण यू जियाओ युचे के प्रति थोड़ी सी भी बुरी भावना प्रकट करने या बचाव करने में सक्षम नहीं था। उसने अपना सिर हिलाया और आगे की ओर मुंह किया, अपनी उंगलियां आकाश की ओर उठाते हुए। उसने बिल्कुल वही शब्द बोले जो युनचे ने कहे थे, मैं युन जियाओ इस दिन से भाई युनचे का शपथ ग्रहण भाई बन जाऊंगा। भाई युन बड़े होंगे, मैं छोटा, और आज से हम अपने सुख और दुख दोनों साझा करेंगे। भाई यू के रिश्तेदार मेरे अपने होंगे, और मेरे रिश्तेदार भाई यू के भी अपने होंगे। ये शब्द नीले आकाश के नीचे देखे गए हैं। यदि हम में से कोई उनका उल्लंघन करता है, तो उसे स्वर्ग और पृथ्वी दोनों द्वारा शापित किया जा सकता है। यू जियाओ की भावनाएं यूचे की तुलना में कहीं अधिक उत्तेजित थीं। यूचे ने उसे बताया था कि वास्तव में इस सब का एक कारण था, लेकिन जिस चीज ने उसे अधिक स्पष्टता दी थी वही यूचे की हार्दिक ईमानदारी थी। इसके अलावा वो तत्परता और चिंता भी थी जिसके साथ उसने म्यूयोरू की स्थिति का इलाज किया जब उसने उसकी नसों को साफ करने में मदद की, इस हद तक कि वह अंततः बेहोश हो गया क्योंकि उसने अपनी मानसिक शक्ति को अपनी सीमा से परे समाप्त कर लिया था। भले ही उसे इसके पीछे का कारण समझ में नहीं आया, लेकिन फिलहाल उसे पूरा यकीन था कि यूचे उसे या उसके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, या शायद वह वास्तव में उसके परिवार को बचाने के लिए स्वर्ग द्वारा भेजा गया एक दिव्य प्राणी था। छोटा भाई यू जियाओ बड़े भाई का स्वागत करता है। युन जियाओ ने जमीन पर घुटने टेक दिए और ईमानदारी और भावनात्मक तरीके से युनचे को प्रणाम किया। युनचे ने उसके प्रणाम को स्वीकार किया, फिर उसे उठा लिया। यू जियाओ के उठने के बाद दोनों हंसे और सिर हिलाया। युनचे ने कहा, अब से हम सगे भाइयों की तरह रहेंगे। अब से चाहे कुछ भी हो, हम परस्पर एक दूसरे पर भरोसा करेंगे और किसी को भी पीछे हटने की इजाजत नहीं है। अच्छा, हे, मेरा अब एक बड़ा भाई है और वह कितना शक्तिशाली बड़ा भाई है। यह ऐसा है मानो मैं सपना देख रहा हूँ। यू जियाओ का चेहरा लाल था, वह अभी भी उत्साह से भरा हुआ था। बात सिर्फ इतनी है कि मैं वास्तव में आपका छोटा भाई बनने लायक नहीं हूँ। मैं नहीं जानता कि अब से मैं बिग ब्रदर का और कितना ऋणी रहूंगा। हाँ, चूंकि हम पहले से ही भाई हैं, इसलिए इतनी बेरुखी मत कहो चीजें। यूचे ने यू जियाओ की भावनात्मक उपस्थिति को देखकर दिल खोलकर हंसी उड़ाई। उसने अपने दिल में आह भरी और सोचा, यू जियो, तुम सोच सकते हो कि तुम वही हो जो मुझ पर एहसानमंद है, लेकिन जिन लोगों को मैंने बचाया वे मेरे अपने जन्मदाता माता पिता हैं, जबकि तुम्हारे जन्मदाता माता पिता तुम्हारी दादी सहित मेरी वजह से मर गए। आपके दादाजी को अत्यंत कड़वी परिस्थितियों में मेरा पालन पोषण करते समय अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े होने जैसी तीव्र पीड़ा सहनी पड़ी थी। आपकी छोटी चाची मेरी युवावस्था में मेरा सबसे कोमल आध्यात्मिक सहारा बनी, और तुम्हें भी 22 वर्षों तक ऐसा अपमान और उदासीनता सहनी पड़ी, सब मेरी वजह से। यदि आप किसी पर एहसान जताने के बारे में बात करना चाहते हैं तो मैं ही आपका एहसानमंद हूँ। मैं आपके परिवार का जो ऋणी हूँ वह कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। केवल एक चीज जो मैं कर सकता हूँ वह ये सुनिश्चित करना है कि अब आपको धमकाया न जाए या अपमानित न किया जाए, और आपको दादाजी और छोटी चाची को फिर से एक होने की अनुमति दूं, साथ ही साथ उनका पता भी लगाऊं। मेरे पालक पिता की मृत्यु का सच्चा दोषी, और मैं वास्तव में बस इतना ही कर सकता हूँ। चलो, आपके माता पिता की शिरोबिंदु पहले से ही अबाधित है, इसलिए हम उनके शरीर को ठंडे जहर से मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। यूचे ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा। आह, अब युन जियाओ ने चिंतित होकर कहा, लेकिन बड़े भाई, आप अत्यधिक थकावट के कारण बेहोश हो गए थे और अभी अभी जागे हैं। यदि आपको थकावट के कारण चोट लग जाए तो क्या होगा? आप पहले आराम क्यों नहीं करते और फिर कल से शुरू क्यों नहीं करते? वास्तव में कोई जल्दी नहीं है। क्या मैं तुम्हें थका हुआ लग रहा हूँ? युनचे ने अपनी गर्दन खींची और घुमाई, फिर सख्ती से कहा, मैंने ये पहले ही कहा था, लेकिन आपके माता पिता अब मेरे भी माता पिता हैं, और ये देखते हुए कि तुम्हारी माँ की हालत पहले से ही नाजुक है, भले ही तुम कल तक इंतजार करने को तैयार हो, लेकिन मैं नहीं।
चल दर। आह अच्छा। दोनों ने एक साथ मुख्य हॉल का दरवाजा धक्का देकर खोला और अगल बगल अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि युन क्विंगहोंग और मू योरू वहां बैठे थे और उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। युन जियाओ ने थोड़ा शर्मिंदा भाव दिखाया और हल्की हंसी के साथ कहा, पिताजी, माँ, क्या आपने वह सब कुछ सुना जो बिग ब्रदर और मैंने कुछ देर पहले कहा था? एकमात्र चीज जो दोनों कमरों को अलग करती थी वह एक दीवार थी जो बिल्कुल भी मोटी नहीं थी। इसके अलावा अभी उन्होंने जो वॉल्यूम इस्तेमाल किया था वह नर्म नहीं था, इसलिए भले ही वह कोई सामान्य व्यक्ति हो, वह सब कुछ स्पष्ट रूप से सुन सकता था। हो, हमने एक भी शब्द नहीं छोड़ा। युन क्विंगहोंग ने धीरे से हंसते हुए कहा, जियो एर, इतना अच्छा बड़ा भाई पाने के लिए बधाई। यहाँ तक कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि यूचे के मन में हमारे परिवार के प्रति रत्ती भर भी गलत इरादा नहीं है। और जहाँ तक तथाकथित कारण की बात है, तो यह वास्तव में अब और भी महत्वपूर्ण नहीं है। म्यू योरू की आंखों में पानी आ गया और उसने धीरे से कहा, पति, चूंकि वे पहले से ही सौतेले भाई बन चुके हैं, हम इस बच्चे को अपने पालक पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। युन क्विंगहोंग ने दिल से हंसते हुए कहा, अगर हमारे पास इतना शानदार और असाधारण बेटा होता तो यह निश्चित रूप से एकदम सही होता। लेकिन इस संबंध में हम पहले ही क्यों नहीं देखते कि युनचे को क्या कहना है? युनचे की छाती तेजी से फूल गई। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत जमीन पर घुटने टेक दिए। आपका बच्चा यूचे पालक पिता और पालक माँ का स्वागत करता है। म्यू योरू और युन क्विंगहोंग ने एक नजर साझा की और उनके दोनों चेहरों पर एक खुशी और प्रसन्न मुस्कान दिखाई दी। युन क्विंगहोंग ने अपने दोनों हाथों को हल्के से पकड़ लिया और उसने स्पष्ट रूप से भावनात्मक तरीके से आह भरी, अच्छा, मैं युन क्विंगहोंग पिछले कुछ दशकों से स्वर्ग से नाराज हूँ, लेकिन आज का दिन हमारे परिवार के लिए कुछ मुआवजे के रूप में गिना जा सकता है, जिससे हमें एक और बेटा पैदा करने की अनुमति मिल सके। बच्चे, खड़े हो जाओ, फर्श ठंडा है। मू योरू खड़ी हुई और धीरे से युनचे को ऊपर उठाया। उसकी गर्म निगाहों को देखकर, जिससे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ पिघल रहा है, युनचे ने खुद पर लगभग नियंत्रण खो दिया और भावुक आवाज में कहा, क्या मैं आपको पालक पिता और पालक माता के रूप में संबोधित नहीं कर सकता और इसके बजाय आपको पिता और माता कह सकता हूँ, जैसे यूं? जियाओ। एक बार जब उसने ये शब्द कहे तो युनचे को तुरंत इसका पछतावा हुआ। ये केवल एक दिन था, लेकिन वह यू जियाओ का सौतेला भाई बन गया था और उन्हें पालक माता पिता के रूप में मान्यता दी थी। ये हरकतें अपने आप में बहुत ज्यादा आवेगपूर्ण थीं, और ये शब्द जो उसने अभी अभी कहे थे, विश्वास से परे आवेगपूर्ण थे। उन्होंने जल्दी से समझाया, छोटी उम्र से ही मेरे जन्मदाता माता पिता ने मुझे छोड़ दिया था, और जिन पालक माता पिता ने मुझे गोद में लिया था, वे मेरे जन्म के कुछ समय बाद ही दुनिया छोड़कर चले गए। मैं इतना छोटा था कि उनके चेहरे भी याद नहीं कर पाता था और हमेशा दादाजी ही थे जिन्होंने मुझे बड़ा करके वयस्क बनाया था। इसलिए मैं किसी को पिता या माता कहने का एहसास भी नहीं पता। इसलिए यूचे के शब्द अनजाने में म्यू योरू के दिल में चुभ गए। जवाब देते हुए उसकी आंखें तुरंत धुंधली हो गईं। तुम सच में बहुत दयनीय बच्चे हो। चियर, जब तक तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, अब से हम तुम्हारे पिता और माँ होंगे, और हम तुम्हें ऐसे प्यार करेंगे और पालेंगे जैसे कि तुम हमारे अपने हो। आप हमें जो चाहे कॉल कर सकते हैं। युन क्विंगहोंग ने भी हल्के से अपना सिर हिलाया। यूचे का दिल तेजी से उछला और वह एक बार फिर घुटनों के बल बैठ गया। उसने उन्हें घूर कर देखा और धीरे से चिल्लाया, पिताजी, माँ। हालांकि उसने अपनी आवाज को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब उसने उन दो शब्दों को कहा, तब भी उनमें भारी कंपन था। यह उसके दोनों जीवन में पहली बार था। पहली बार वह इन दो शब्दों को चिल्ला रहा था जो अधिकांश लोगों से परिचित नहीं थे। इसके अलावा जिन्हें वह संबोधित कर रहा था वे उसके अपने जन्मदाता माता पिता थे। आखिरकार मैं वह व्यक्ति हूँ जिसके अब माता पिता भी हैं। युनचे ने अपने माता पिता का अभिवादन करने में सक्षम होने की भावना में डूबते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। इस समय उसे लगा जैसे उसका जीवन तुरंत पूरा होने के करीब पहुंच गया है, और वह चीज जो हमेशा उसके दिल में चुपचाप मौजूद था, यह एहसास कि उसके पास कुछ कमी थी, वह भी गायब हो गया। यही वह क्षण था जब उसे वास्तव में समझ में आया कि इतने समय तक उसके पास क्या कमी थी। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 508 25 वर्ष पहले। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 508 25 वर्ष पहले। अच्छा बच्चा, म्यू योरू ने यूचे का समर्थन करते हुए धीरे से बुदबुदाया। उसकी आंखें पूरी तरह से धुंधली थीं और उसके आंसू तुरंत बह निकले। आह! अपनी माँ को अचानक रोते हुए देखने के बाद युन जियाओ चौंक गया और वह जल्दी से उसके पास पहुंचा। माँ, क्या मामला है? ये तो खुशी का मौका है, तुम अचानक क्यों रो रहे हो?
म्यूयोरू ने अपना सिर हिलाया और उसने अपने हाथ से अपने आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन आंसू बहना बंद नहीं हुए क्योंकि उसकी आंखें जल्द ही पूरी तरह से लाल हो गईं। उसने भावुकता से भरी आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि अब मेरा एक और बेटा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। जब युनचे ने उसे माँ कहा तो उसे महसूस हुआ कि उसका दिल बुरी तरह हिल गया और उसके आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे, यहाँ तक कि वह ये भी नहीं बता सकी कि ऐसा क्यों था। आह, तुम्हारी माँ। उसकी सबसे अनोखी विशेषता यह है कि उसे रोना बहुत पसंद है। जब वह छोटी थी तो वह हर 2 दिन में एक बार रोती थी और हर 3 दिन में एक बार विलाप करती थी। माँ बनने के बाद भी उनका रोने का शौक अभी भी बरकरार है। हो, यून किंगहोंग ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और म्यूयोरू को स्नेह और प्यार से भरी नजर से देखा। उन्होंने अनुमान लगाया कि जिस क्षण युनचे ने कहा था कि छोटी उम्र से ही मेरे जन्म देने वाले माता पिता ने मुझे छोड़ दिया था, तभी से उसके दिल की धड़कनें खींच गई थी। इन सभी वर्षों में जब भी वह उस बच्चे के बारे में सोचती थी तो उसका दिल टूट जाता था। आंसुओं की बारिश। म्यूयोरू ने अपने आंसू पोंछे और युन किंगहोंग की ओर अपनी आंखें घुमाई। उसने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, मैं युनचे की माँ बन गई हूँ, लेकिन आपने उसके सामने ही मुझे चिढ़ाने का फैसला किया। बस जियो, एर और चियर के जाने का इंतजार करें और फिर आप देखेंगे कि मैं आपकी देखभाल कैसे करूंगा। चियर, उसकी बातों पर विश्वास मत करो, मैं बहुत खुश था। जल्दी करो, उठो। युन किंगहोंग ने अपने कंधे सीधे किए और प्रसन्न स्वर में कहा, अब हमारा एक और बेटा है। यह एक महत्वपूर्ण खुशी का अवसर है। कोई बात नहीं, हमें आज कुछ भी पीना चाहिए। चियर, आपने आज कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए आपको भूखा रहना चाहिए। चलो, पहले इस बूढ़े को पेट भर पीने दो। हा 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 हा। युन किंगहोंग बेहिचक हंसे और यह स्पष्ट था कि वह बेहद अच्छे मूड में थे। लेकिन युनचे ने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया, जब तक पिता चाहेंगे, मैं खुशी से आपके साथ रहूंगा। हालांकि इस समय हमें एक और अधिक महत्वपूर्ण तरीके पर ध्यान देना चाहिए, और वह ठंडा जहर है जो अभी भी आप दोनों के भीतर है, खासकर माँ के भीतर जो ठंडा जहर रहता है। यह इस समय सबसे गंभीर मामला है। पहले मुझे तुम दोनों के शरीर के अंदर के ठंडे जहर से छुटकारा पाने दो। आप पहले ही बहुत थक चुके थे। अपने आप को मजबूर मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। जहर से छुटकारा पाने के संबंध में हम कल इससे निपट सकते हैं, म्यूयोरू ने सौम्य स्वर में कहा। लेकिन युनचे ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया। यह एक बहुत बड़ा मामला है जो माँ के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित है। मैं इलाज में किसी भी तरह की देरी करने को तैयार नहीं हूँ। युन किंगहोंग ने सिर हिलाया। धीरे से सिर हिलाएं। ऐसा लगता है कि चियर ने अपनी अधिकांश मानसिक शक्ति पुनः प्राप्त कर ली है और वह जो कहता है वह निर्विवाद है। अच्छा, आइए हम चियर के सुझाव का पालन करें। यू जियाओ, आप पहले थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते? आप अभी भी अपनी चोटों से पीड़ित हैं और पूरे दिन इधर उधर भागते रहते हैं। यदि आपको जल्द ही आराम नहीं मिला तो न केवल आपकी चोटें स्थिर नहीं होंगी, बल्कि वे और भी खराब हो सकती हैं। युनचे ने गंभीर भाव से उससे कहा। युन जियाओ वास्तव में इस तनाव को सहन कर रहा था कि उसके घाव इस पूरे समय उसके शरीर को दे रहे थे। उन्होंने इस मुद्दे को बलपूर्वक नहीं उठाया, इस तथ्य के कारण कि उन्हें युनचे पर भी बहुत भरोसा था। उन्होंने तथ्यात्मक रूप से सिर हिलाया और उत्तर दिया, ठीक है, मैं पहले आराम करने जाऊंगा। बड़े भाई, मैं पिता और माता को आपके सक्षम हाथों में छोड़ता हूँ। एक बार यू जियाओ के चले जाने के बाद युनचे ने और देरी नहीं की और तेजी से म्यूयोरू के शरीर से जहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उसने म्यूयोरू को सीधे बैठने के लिए कहा। फिर उसने लंबी चांदी की सुइयों का डिब्बा निकाला जिसे यू जियाओ अपने साथ लाया था। उसने इनमें से 10 चांदी की सुइयां एक हाथ में पकड़ी और अपनी उंगलियों के हल्के झटके से सभी सुइयां चुपचाप उड़ गईं। उन्होंने म्यूयोराव के कपड़ों को आसानी से छेद दिया, उसके शरीर में घुस गए। जब युनचे ने सुइयों वाला हाथ उठाया तो युन किंगहोंग की आंखें उछल गईं और उसने अनजाने में अपना मुंह खोला और अपना हाथ ऊपर उठाया। लेकिन इससे पहले कि उसके मुंह से कोई आवाज निकलती, उसका पूरा शरीर अकड़ गया और वह सदमे में उन स्थानों को देखने लगा जहां 10 सुइयां डाली गई थी। वे स्पष्ट रूप से किसी भी गहन चिकित्सक की पीठ पर स्थित 10 मुख्य एक्यूपॉइंट थे। सामान्य डॉक्टरों को न केवल अपने मरीजों को कपड़े उतारने की आवश्यकता होती है ताकि वे एक्यूपंक्चर करने से पहले इन एक्यूपॉइंट्स के स्थानों का पता लगा सके, बल्कि उन्हें सबसे सावधानी और विवेकपूर्ण तरीके से सुइयों को एक एक करके डालने की भी आवश्यकता होती है। लेकिन युनचे ने ये सब शरीर को कपड़े से ढक कर किया। इतना ही नहीं, उसने एक ही समय में सभी 10 सुइयां डाली और उन सुइयों में से हर एक ने बिना किसी त्रुटि के अपना निशान मारा। इसे केवल एक ईश्वरीय कौशल के रूप में वर्णित किया जा सकता है। युनचे अपनी स्थिति बदलता रहा।
उसके दाहिने हाथ की पांचों उंगलियां मायावी ढंग से नाचती और बुनती हुई प्रतीत होती थी। थोड़े समय के बाद मुयोरू के शरीर में 100 चांदी की सुइयां डाली गईं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान न केवल उसे एक भी बात सुनाई नहीं दी, बल्कि उसे दर्द का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ। मुयोरू और युन किंगहोंग के शरीर के भीतर ठंडा जहर बहुत गहराई तक बस गया था, इसलिए युनचे इसे साफ करने के लिए सीधे स्काई पॉइजन पल का उपयोग नहीं कर सकता था। इसके बजाय उसे शरीर के विभिन्न हिस्सों से ठंडे जहर को बाहर निकालने के लिए चांदी की सुइयों को एक माध्यम के रूप में उपयोग करते हुए इसे निर्देशित करने के लिए गहन ऊर्जा का उपयोग करना पड़ा। इसके बाद ही वह स्काई पॉइजन पल का उपयोग करके ठंडे जहर को तेजी से साफ कर सका। इसके अलावा विधि का वर्णन करने के लिए शब्दों का उपयोग करना आसान था, लेकिन इसे पूरा करना अतुलनीय रूप से कठिन और धीमा था। सभी चांदी की सुइयां डालने के बाद युचे मुयोरू के पीछे बैठ गया। उसकी हथेली उसकी पीठ के बीच में दब गई, जबकि उसने धीरे धीरे अपनी गहन ऊर्जा उसमें डाल दी। युन क्विंगहोंग ने नहीं छोड़ा, इसके बजाय उसने युनचे द्वारा की गई हर एक गतिविधि को देखा, साथ ही मुयोरू में होने वाले हर छोटे बदलाव को भी देखा। वह देखना चाहता था कि युनचे ठंडे जहर को कैसे बाहर निकाल सकता है, जिसे विभिन्न प्रसिद्ध प्रतिभाशाली डॉक्टरों ने असंभव माना था। पूरे 4 घंटे मौन में बीतने के बाद 109 चांदी की सुइयों पर धीरे धीरे गहरा नीला रंग दिखाई देने लगा। गहरा नीला रंग फीका था, लेकिन जब उस पर नजर डाली गई तो किसी का पूरा शरीर एक तरह से भर गया। वह भय जिससे उनका पूरा शरीर कांप उठा। युन क्विंगहोंग की निगाहें ठिठक गईं और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन एक धीमी आह भरी, क्या ऐसा हो सकता है कि यह वास्तव में है? अपने आप से ये कुछ शब्द बुदबुदाने के बाद वह तुरंत शांत हो गया, ताकि युचे को परेशानी न हो। इसी क्षण युनचे ने अपनी आंखें खोली और कहा, ये सही है, ये ठंडा जहर है जो माँ के शरीर के भीतर है। अपनी बात खत्म करने के बाद युचे ने मुयोरू के शरीर से अपनी हथेली हटा दी। जैसे ही उसने अपनी हथेली हटाई, वह हरी रोशनी की चमक के साथ चमक उठी। अचानक सुइयों पर गहरा नीला रंग पूरी तरह से गायब हो गया। जहर को इतनी गहराई से साफ किया गया था कि कुछ भी नहीं बचा था। इसके विपरीत मुयोरू की आंखें नीचे उतरते ही बंद हो गई। नींद? क्या इसका मतलब यह है कि आप पहले ही सफल हो चुके हैं? युन क्विंगहोंग ने अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करते हुए कहा। युनचे ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, अभी नहीं, जो ठंडा जहर मैंने अभी निकाला था वह उसके शरीर में मौजूद जहर का एक छोटा सा हिस्सा था। माँ के शरीर में 20 वर्षों से अधिक समय से ठंडा जहर फैल रहा है और यह बहुत गहराई तक समा गया है। हम लालची नहीं हो सकते और जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ सकते। हालांकि मैंने केवल एक छोटा सा हिस्सा ही निकाला था, फिर भी यह अपरिहार्य था कि यह अपने साथ माँ की जीवन शक्ति का कुछ हिस्सा भी ले जाएगा। क्योंकि माँ की कुछ शक्ति नष्ट हो गई थी, वह थक गई और सो गई। लेकिन चिंता मत करो पिताजी, जीवन शक्ति का ये नुकसान भारी नहीं था। जब तक हम धीमी गति से आगे बढ़ेंगे, माँ के शरीर को कोई स्थायी क्षति नहीं होगी और वह अपनी खोई हुई जीवन शक्ति को शीघ्रता से पुनः प्राप्त कर सकती है। 20 वर्षों से अधिक समय तक ठंडे जहर से पीड़ित रहने के बाद वे दोनों बहुत पहले ही इस घातक ठंडे जहर से घनिष्ठ रूप से परिचित हो गए थे। और इस समय यू क्विंगहोंग स्पष्ट रूप से बता सकता था कि मुयोरू के शरीर में ठंडी यिन ऊर्जा 20% कम हो गई थी। इसके बाद युनचे के बारे में उनका आखिरी संदेह भी हवा में गायब हो गया। जो कुछ बचा था वह केवल प्रसन्नता, आशा और प्रशंसा से भरा हृदय था। युनचे के संबंध में युन क्विंगहोंग अपनी अत्यधिक कृतज्ञता और आश्चर्य से अवाक रह गया था। वह केवल अपना सिर जोर से हिला सका, जबकि उसकी आंखें नम थीं। पिताजी, पहले मुझे अपनी श्वास नियंत्रित करने की अनुमति दीजिए। उसके बाद मैं ठंडे जहर को बाहर निकालने में आपकी मदद करना शुरू कर दूंगा। युचे ने सहज भाव से कहा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, हमारे कारण अपने आप को अत्यधिक थकाओ मत। युन क्विंगहोंग ने हल्के स्वर में कहा। हालांकि उसे इस बात पर बेहद संदेह था कि युचे अपने 3 लोगों के परिवार के साथ इतना भव्य व्यवहार क्यों करेगा, लेकिन वह युचे की ईमानदारी और उनके प्रति हार्दिक चिंता में थोड़ी सी भी झूठ का पता नहीं लगा सका। थोड़ी देर तक शांत रहने के बाद युचे की मानसिक ऊर्जा आधे से अधिक ठीक हो गई थी। उसने एक बार फिर अपनी आंखें खोली और जल्दी से कहा, पिताजी, मैं महसूस कर सकता हूँ कि माँ के हृदय में किसी प्रकार की बड़ी निराशा है। उसके घाव और जहर पिता जितने गहरे नहीं हैं, लेकिन उसकी शारीरिक स्थिति आपसे कहीं ज्यादा खराब है। इसका एक कारण ये भावनात्मक पीड़ा भी है। जो बात माँ को परेशान कर रही है वह क्या है? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कोई रास्ता है, कोई भी तरीका जिससे मैं मदद कर सकूं, इस बोझ को साझा कर सकूं। आह, युन क्विंगहोंग ने एक लंबी आह भरी। अब यह एक लंबी कहानी है। सचमुच उसके दिल में एक दबी हुई निराशा है।
और इन पिछले 20 वर्षों में वह एक बार भी सच्चे दिल से मुस्कुराई नहीं है। यू क्विंगहोंग इसके बाद आगे नहीं बढ़े। यू चे ने अनजाने में अपने होंठ काट लिए। उसके बाद उन्होंने सौम्य स्वर में कहा, भले ही मैं अभी अभी डेमन इंपीरियल सिटी पहुंचा हूं, मैंने अफवाहें भी सुनी हैं कि यू जियाओ वास्तव में आपके और माँ के जैविक पुत्र नहीं हैं। क्या ये सचमुच सच है? मैं केवल उत्सुक हूँ और साथ ही मैं युन जियाओ की ओर से क्रोधित भी हूँ। यदि मैंने कोई अनुचित प्रश्न पूछा है तो कृपया इससे नाराज न हो पिताजी। युन किंगहोंग ने अपना सिर हिलाया और मंद मंद हंसे। यह मामला वास्तव में संपूर्ण भ्रामक दानव क्षेत्र द्वारा जाना जाता है। मेरे सामने इसे कहने में कुछ भी अनुचित नहीं है। क्षण भर के लिए झिझकते हुए वह एक क्षण के लिए रुक गया। वह तुरंत एक निर्णय पर पहुंचा और निराश स्वर में बोला, शायद मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलना चाहिए जिसके सामने मैं इस मामले में अपने दिल की बात कह सकूं। जियोए पहले से ही एक वयस्क है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम हमेशा उससे छिपाते रहे हैं। हालांकि यह उनके जीवन और उनकी उत्पत्ति से संबंधित है, उन्हें इसके बारे में जानना चाहिए। ये सिर्फ इतना है कि हमें उससे बात करने के लिए उपयुक्त समय नहीं मिला। आप और जियोए सौतेले भाई बन गए हैं और भविष्य में आप निश्चित रूप से उसके लिए एक बड़ी मदद होंगे। शायद मुझे पहले आप पर विश्वास करना चाहिए, इसलिए ये लंबे समय में जियोए के लिए बेहतर होगा। यू चे ने अपना सिर उठाया। पिताजी कह रहे हैं। युन क्विंगहोंग ने धीरे से कहा, ये वैसा ही है जैसा अफवाहें कहती हैं। जियाओए, वह सचमुच हमारा जैविक पुत्र नहीं है। यू चे, मुझे लगता है कि आपने यह अफवाह भी सुनी होगी कि वह वास्तव में प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट से आता है। यह अफवाह भी सच है। यू क्विंगहोंग ने युन चे की प्रतिक्रिया देखते हुए उस पर तिरछी नजर डाली। उसके लिए युन चे को ये सब बताना निश्चित रूप से उतावलेपन में नहीं किया गया था। मायावी दानव वालेरियलम के मन में प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप के लोगों के प्रति अत्यंत गहरी दुर्भावना थी। तथ्य यह है कि युन जियाओ वास्तव में प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप से था। ये भी एक दिन अनिवार्य रूप से प्रकाश में आएगा। इसके अलावा पहले से ही कुछ लोग थे जिन्होंने लंबे समय से अधिकांश सच्चाई को उजागर किया था। ये केवल अंतिम अवशेष था जिसकी उन्होंने हठपूर्वक रक्षा की थी और उसे उसकी रक्षा के लिए छोड़ दिया गया था। युन चे और युन जियाओ हाल ही में शपथ लेने वाले भाई बने थे। यदि वह भी प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप के लोगों के प्रति द्वेष रखता है तो उसे इस मामले के बारे में अभी बताना बाद में बताने से कहीं बेहतर होगा। लेकिन उसे तुरंत पता चला कि युन चे को इस रहस्योद्घाटन की जरा भी परवाह नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने सीधे तौर पर पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि युन जियाओ उस गहन आकाश महाद्वीप का बच्चा है जिसे आपने लिया था? युन क्विंगहोंग ने अपना सिर हिलाया और अपनी निगाहें खिड़की से बाहर की ओर निर्देशित की। जैसे जैसे उसकी निगाहें धुंधली और दूर होती गईं, उसकी यादें उसे उस अविस्मरणीय समय में वापस ले गईं। 25 साल पहले तुम्हारी माँ और मैंने युन परिवार के गुप्त उपकरण का उपयोग करने का फैसला किया था अपने लापता पिता को बचाने के लिए प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट की यात्रा करें। हमने इस एक थ्रो पर अपना सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया और हमने प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में प्रवेश किया। गहरे आकाश महाद्वीप में हमने माइटी हेवनली स्वॉर्ड क्षेत्र नामक स्थान पर घुसपैठ करने का प्रयास किया, लेकिन हमारे विरोधियों ने हमें खोज लिया। वहां हमारी शक्ति और प्रभाव कम था, इसलिए हमारे पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भागने के बीच में मैंने आत्मा पर आक्रमण करने के लिए अपने प्रोफाउंड हैंडल की क्षमता का उपयोग किया और मुझे पता चला कि माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन के सदस्यों में से एक मेरे पिता मरे नहीं थे। इसके बजाय उसे गुप्त रूप से प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट, ब्लू विंड नेशन के 7 देशों में से एक हेवनली स्वॉर्ड विला के नाम से जाना जाने वाले स्थान में बंद कर दिया गया था। इसलिए हम ताकतवर स्वर्गीय तलवार क्षेत्र का पीछा करने से बच गए और अंततः उस ब्लू विंड नेशन तक पहुंचने से पहले हमने एक बड़ी दूरी तय की। और जब हम ब्लू विंड नेशन में उतरे तो मुझे पता चला, इस जीवन में मुझे अब तक का सबसे अच्छा भाई मिला है। यू चे उद्धरण चिन्ह ... ये ब्लू विंड नेशन के पूर्वी क्षेत्र में था, जो फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के नाम से जाने जाने वाले शहर से ज्यादा दूर नहीं था। भले ही 20 साल से अधिक समय बीत चुका था और फ्लोटिंग क्लाउड सिटी गहरे आकाश महाद्वीप में एक अल्पज्ञात नाम था, फिर भी यह उसके दिल में अंकित था। जिस तरह से वह और मैं मिले, वह पूरी तरह से संयोग था। उस समय ऐसा लग रहा था कि वह प्रशिक्षण के लिए बाहर गया था और उसका सामना कुछ खलनायकों से हुआ जो एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसके लिए खड़ा हुआ, लेकिन उसकी गहरी साधना अधिक नहीं थी और वह भारी संख्या में था, इसलिए ये जल्द ही ऐसी स्थिति में बदल गया जहां वह डाकुओं से भी हार गया। जब हम थे तब आपकी माँ और मैं बहुत सावधानी से चले गहरे आकाश महाद्वीप में, और हमने कभी भी अन्य लोगों के व्यवसाय में अपनी नाक नहीं घुसाई। लेकिन जब मैंने इस आदमी के दृढ़ और अडिग चरित्र को देखा, जब वह हार गया था और उसे उन डाकुओं के कब्जे में रखा जा रहा था,
तो मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन खुद को इसमें शामिल कर लिया और मैंने उन बदमाशों को परास्त कर दिया। और ये सीनियर, उसका नाम क्या था? युनचे ने इसे यथासंभव शांत स्वर में कहने की पूरी कोशिश की। उसे जियो यंग कहा जाता था। युनचे। तो इस तरह हमारी मुलाकात हुई और कुछ समय तक उनके साथ बातचीत करने के बाद मुझे पता चला कि भले ही उनकी गहन शक्ति कमजोर थी, लेकिन वे धार्मिकता से भरे हुए थे और उनका चरित्र दृढ़ और अडिग था। ऐसे आदमी को पसंद न करना असंभव था। इसके अलावा उनका स्वभाव मेरे स्वभाव से काफी मेल खाता था। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैंने केवल एक राहगीर को बचाया है, लेकिन एक बार जब हमने बातचीत शुरू की तो हमें इस बात का बहुत अफसोस होने लगा कि हम जल्दी नहीं मिले। उस समय योरू घायल हो गया था और मैंने जियो यंग को याद दिलाया कि हम दोनों का पीछा किया जा रहा था और हम किसी भी समय बड़े खतरे का सामना कर सकते थे। हालांकि उसने हमारे प्रति अस्वीकृति का जरा भी संकेत नहीं दिखाया और इसके बजाय हमें छिपने और उबरने के लिए एक बहुत अच्छी जगह ढूंढने में भी मदद की। उस अवधि में जब योरू अपनी चोटों से उबर रही थी, जियो यंग हर दिन हमसे मिलने आती थी और निस्संदेह वह अच्छी दाक मधु और अच्छा भोजन भी साथ लाता था। उन्होंने मुझसे गहन मार्ग के बारे में निर्देश देने के लिए कहा और मैंने उनसे गहन आकाश महाद्वीप में क्या हो रहा था इसके बारे में पूछा। जैसे जैसे समय बीतता गया, हमें यह महसूस होने लगा कि हम हैं एक दूसरे के साथ बेहद अनुकूल, और कुछ ही समय बाद हमने चंद्रमा के नीचे अपनी प्रतिज्ञाओं का आदान प्रदान किया और शपथ ग्रहण करने वाले भाई बन गए। यून क्विंगहोंग ने एक लंबी आह भरी। मैं, यून क्विंगहोंग, ने कभी नहीं सोचा था कि इस जीवन में मेरा सबसे करीबी और सबसे घनिष्ठ मित्र, जिसका दिल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वास्तव में सबसे ज्यादा नफरत किए जाने वाले प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट से आएगा। हम उस जगह पर 3 महीने तक रहे और उन्हीं 3 महीनों के दौरान योरू अप्रत्याशित रूप से गर्भवती हो गई थी। उस समय आपकी माँ और मुझे इस बारे में पता नहीं था। योरू के अपनी चोटों से पूरी तरह उबरने के बाद हमने जियो यंग को विदाई दी। वह नक्शा लिया जो उसने व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए बनाया था। हम उस हेवनली स्वॉर्ड विला की ओर बढ़े, वह स्थान जहां मेरे पिता को बंद कर दिया गया था। लेकिन हमें यह उम्मीद नहीं थी कि वहां बहुत पहले से ही एक जाल बिछाया गया था। बस हमारे प्रकट होने का इंतजार किया जा रहा था ताकि वे उसे फैला सकें। जैसे ही हम हेवनली स्वॉर्ड विला के करीब पहुंचे, हमें माइटी हेवनली स्वॉर्ड क्षेत्र के मजबूत व्यक्तियों ने घेर लिया और हमला कर दिया। और जिन लोगों ने हम पर हमला किया वे सभी शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ थे। हालांकि आपकी माँ और मैं अंत में किसी तरह भागने में सफल रहे। हम दोनों को चोटें आईं और उसके बाद माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन द्वारा हमारा लगातार पीछा किया गया। लेकिन निस्संदेह आपकी माँ और मैं निश्चित रूप से कमजोर नहीं थे और पूरे प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में बहुत कम लोग थे जो हमें रोक सकते थे। भले ही ताकतवर स्वर्गीय तलवार क्षेत्र की खोज ने हमें एक कठिन परिस्थिति में डाल दिया, लेकिन ये हमें मारने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि कुछ महीनों के बाद माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन के अलावा लोगों के एक अन्य समूह ने भी हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। उन्होंने हमें चकमा दे दिया और हम उनकी जहरीली संरचना में गिर गए, जिससे हमें नुकसान हुआ। हम दोनों के शरीरों पर एक घातक जहर ने हमला कर दिया था जिसे हम गहरी ऊर्जा के साथ बाहर निकालने में असमर्थ थे। वह घातक जहर इस समय हमारे शरीर में मौजूद ठंडा जहर है। उस समय योरू पहले से ही गर्भवती दिखाई देने लगी थी और वह जानती थी कि वह वास्तव में बच्चे के साथ थी। घातक जहर से अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान न पहुंचाने देने के लिए उसने जहर को अपने अंगों में पहुंचाने के लिए अपना पूरा प्रयास किया और पूरे 6 महीने तक वह रात दिन हृदय विदारक दर्द सहती रही। उद्धरण चिन्ह यूचे देवताओं के विरुद्ध अध्याय 509 गुप्त प्रतिज्ञा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 509 गुप्त प्रतिज्ञा। उसके बाद क्या हुआ? युनचे के हाथ धीरे से मजबूत हो गए और उसने आग्रहपूर्ण स्वर में पूछा। उसके बाद आपकी माँ और मैं माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन से आने वाले पीछा को सहनीयता से निपटा रहे थे और लगातार मेरे पिता को खोजने के लिए हेवनली स्वॉर्ड विला लौटने का मौका तलाश रहे थे। लेकिन एक अन्य दल के अचानक पीछा करने में शामिल हो जाने के बाद और हम ठंडे जहर की चपेट में आ गए। ये सब योरू की गर्भावस्था और इस तथ्य के अलावा कि उसने बहुत अधिक गहन ऊर्जा का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की, हमारे भागने का मार्ग अतुलनीय रूप से कठिन और विश्वासघाती हो गया। उस समय हमें यह उम्मीद भी नहीं थी कि हम हेवनली स्वॉर्ड विला में वापस लौट सकेंगे, क्योंकि अपना जीवन बचाना भी असाधारण रूप से कठिन हो गया था। मैंने योरू की रक्षा की, जबकि उसने अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा की। आधे साल बाद बच्चे के जन्म तक हमने सभी बाधाओं का डटकर विरोध किया। हमारी शादी को कई दशक हो गए थे और अब आखिरकार हमें एक बच्चा हुआ है। लेकिन हमें कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि हमारे बच्चे का जन्म बड़े खतरे के बीच हुआ था।
आपकी माँ और मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात से हुआ कि योरू के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद ठंडा जहर हमारे बच्चे के शरीर में प्रवेश कर गया था, और हमारे लिए एकमात्र सांत्वना यह थी कि योरू ने इस बच्चे की रक्षा के लिए जो 6 महीने का दर्द सहा था, उसका कुछ फल मिला। हमारे बच्चे में ठंडा जहर बहुत उथला था और ये तुरंत उसकी जान लेने के लिए पर्याप्त नहीं था। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उन्होंने ये कहा, यून क्विंगहोंग के चेहरे पर जरा सा भी संकेत नहीं दिखा कि उन्हें सांत्वना मिली है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और दुख भरी आह भरी, लेकिन हम इसे बच्चे के शरीर से बाहर नहीं निकाल सके, चूंकि हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। आपकी माँ और मुझे सबसे दर्दनाक विकल्प चुनने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमने उसकी अपरिपक्व गहरी नसों में ठंडे जहर की थोड़ी सी मात्रा डालने के लिए गहन ऊर्जा का उपयोग किया, जिसके बाद हम ठंडे जहर को नष्ट करने के लिए बिजली की गहन ऊर्जा का उपयोग करेंगे, लेकिन साथ ही हमने उसकी गहरी नसों को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूचे की छाती जोर से उठी भारी। इस क्षण में उसे पता चल गया था कि उसकी कमजोर गहरी नसें किसी के हमले का नतीजा नहीं थी, बल्कि यह ठंडे जहर के कारण था। भले ही 20 साल से अधिक समय बीत चुका था, हर बार जब भी वह इसके बारे में सोचता था, यून क्विंगहोंग की अभिव्यक्ति दर्द से घिर जाती थी। अपने ही बच्चे की गहरी नसों को व्यक्तिगत रूप से नष्ट करना उसके बच्चे के पूरे जीवन को नष्ट करने के समान था, और ऐसा करने का दर्द उसके अपने अपंग होने से 10 लाख गुना अधिक बुरा था। उन्होंने आह भरते हुए आगे कहा, वह बच्चा अभी पैदा हुआ था और उसकी गहरी नसें अभी विकसित भी नहीं हुई थी। उस उम्र में उनके अपंग होने की स्थिति में उन्हें अपने पूरे जीवन के लिए अपंग होने की निंदा की जाती, लेकिन उस समय उनके जीवन की रक्षा करने का हमारे लिए यही एकमात्र तरीका था। यदि नहीं तो एक बार सर्दी का जहर फैल गया तो शायद वह 7 दिन तक भी नहीं टिक पाया। मुझे पता है, यूचे ने धीमी आवाज में कहा, वह बच्चा बड़ा होने के बाद निश्चित रूप से आपकी कठिन स्थिति को समझेगा और वह निश्चित रूप से आपको दोष नहीं देगा। यून क्विंगहोंग ने जवाब में अपना सिर हिलाया। यह अफसोस की बात है कि यद्यपि हम उसके जीवन को संरक्षित करने में कामयाब रहे, आज तक हमें उसे दोबारा देखने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि 20 साल पहले हमने उसे गहरे आकाश महाद्वीप में छोड़ दिया था। उसके बाद क्या हुआ, यूचे को कमोबेश पहले से ही पता था। उसने चुपचाप और ध्यान से यून क्विंगहोंग को अपनी कहानी सुनाई। हम अपने बच्चे के साथ हताश होकर भाग गए, हम दिशाहीन होकर भागे, लेकिन एक दिन हम एक बहुत ही परिचित जगह पर पहुंचे। हमने एक छोटे शहर में प्रवेश किया और अप्रत्याशित रूप से मेरे सौतेले भाई जियो यंग से मुलाकात हुई। तब हमें पता चला कि यह फ्लोटिंग क्लाउड सिटी थी जिसमें वह रहता था। उस समय हम खून से लथपथ थे और हमने अपनी गहन ऊर्जा को आखिरी बूंद तक इस्तेमाल कर लिया था। हमने पहले से ही खुद को आसन मौत के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन भाई जियो यंग से मिलने के बाद उन्होंने मुझे डांटा। उन्होंने कहा कि अगर हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा बिना माता पिता के बड़ा हो, तो हमें सख्त तौर पर अपनी जान बचानी होगी और इस जगह से भागना होगा। उसके बाद उन्होंने कम से कम समय में हमारे लिए बड़ी मात्रा में कपड़े, भोजन और दवाएं तैयार करने की व्यवस्था की। उन्होंने हमारे लिए एक नक्शा भी बनाया और हमें छिपने के लिए सबसे अच्छे भागने के रास्ते और सबसे सुरक्षित ठिकाने के बारे में बताया। हम प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट से बेहद अपरिचित थे, और जब हम उन सभी समयों से भाग गए थे तो ऐसा लगा जैसे हम बिना सिर वाले मुर्गियां थे जो पागलों की तरह भाग रहे थे। भाई जियो यंग के निर्देश और मदद से हमने उन लोगों को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया जो हमारा पीछा कर रहे थे और एक झरने के नीचे छिप गए। यदि भाई जियो यंग की मदद और निर्देश नहीं होते तो हम बच नहीं पाते और ऐसा होता हमारे लिए जीवित रहना असंभव हो गया है। हमारे जीवन पूरी तरह से उनके प्रयासों के कारण सुरक्षित रहे, यहाँ तक कि जब उन्होंने हमें आश्रय दिया, उस दौरान उन्होंने चुपचाप अपने नवजात बेटे को हमारे लिए बदल दिया जब हम अनजान थे। जब हमने भागने की पूरी कोशिश की और हमें सुरक्षित ठिकाना मिल गया, तभी हमें इसका पता चला। यूचे, सच कहा जाए, भाई जियो यंग से मिलने के बाद मैंने सोचा था कि योरू और मैं अपनी मृत्यु से मिलने से पहले बच्चे को उसके पास छोड़ देंगे, लेकिन मुझे गहरा डर था कि इससे जियो यंग के पूरे परिवार पर विपत्ति आ जाएगी। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई जियो यंग हमारी पारिवारिक वंशावली को संरक्षित करने के प्रयास में हमारे दोनों बेटों को गुप्त रूप से बदल देगा। यून क्विंगहोंग ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों के कोने अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। मेरे लिए, यून क्विंगहोंग, इस जीवन में ऐसा भाई पाना स्वर्ग द्वारा मुझे दिया गया अब तक का सबसे बड़ा उपहार है। तो इसका मतलब यह है कि आपका अपना बच्चा प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में फ्लोटिंग क्लाउड सिटी नामक जगह पर छोड़ दिया गया था, और वह अंकल जियो का बच्चा वास्तव में यून जियो है? यूचे ने हल्के से पूछा। हाँ, यू क्विंगहोंग ने जवाब देते हुए धीरे से सिर हिलाया।
ये जियोए की उत्पत्ति के पीछे की सच्चाई है। अपने पीछा करने वालों से अलग होने के बाद हमने फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में लौटने के बारे में सोचा, लेकिन उस समय हम दोनों को ठंडे जहर से पीड़ित होने के साथ साथ बड़ी चोटें भी लगी। परिणाम स्वरूप हम अपने आखिरी पड़ाव पर थे और हमारी पिछली ताकत का एक अंश ही बचा था। अगर हम जल्दबाजी में फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में लौट आए और खुद को उजागर कर दिया, तो न केवल हम मर जाएंगे, हम जियो यंग और उनके परिवार पर एक बड़ी आपदा भी लाएंगे। तो हमारे लिए करने योग्य एकमात्र काम ये होगा कि हम अपनी सारी ऊर्जा जीवित रहने के लिए समर्पित कर दें। कोई बात नहीं, क्या हमें उसके बच्चे की रक्षा करनी थी। उस समय मैं अच्छी तरह से समझ गया था कि भाई जियो यंग ने न केवल हमारी वंशावली की रक्षा करने के लिए, बल्कि जीवन के प्रति हमारी इच्छा शक्ति को उस स्तर तक बढ़ाने के लिए हमारे बेटों की अदला बदली की थी कि हम अपना सब कुछ दे देंगे। तो आखिर आप कैसे बच गए? यू चे ने पूछा। हमारे यून परिवार के पास एक गुप्त उपकरण है जिसका उपयोग हम अंतरिक्ष में कदम रखने के लिए कर सकते हैं, लेकिन हर बार जब हम इसका उपयोग करते हैं तो हमें इसे फिर से उपयोग करने से पहले 3 साल तक इंतजार करना होगा। 3 महीने बाद जब हमने खुद को अपने पीछा करने वालों से सफलतापूर्वक छिपा लिया, गुप्त उपकरण ने अपनी ताकत वापस पा ली और हम भ्रामक दानव क्षेत्र में लौटने में सक्षम हो गए। यदि आपके पास एक गुप्त उपकरण था जो आपको सीधे प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप तक पहुंचा सकता था, तो आपने वहां वापस जाने और अपने बच्चे को खोजने के लिए इसका दोबारा उपयोग क्यों नहीं किया? युन किंगहोंग ने अपना सिर हिलाया और बेजान होकर हंसे। ब्रह्मपूर्ण दानव क्षेत्र के लोगों द्वारा कई बार आक्रमण किए जाने के बाद प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में शक्तियों ने बचाव और अलर्ट का एक अत्यंत शक्तिशाली जाल स्थापित किया था। हम वास्तव में गुप्त उपकरण का फिर से उपयोग कर सकते थे, लेकिन एक बार जब हम प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में प्रवेश करते थे तो हमें तुरंत पता चल जाता था। हम तो पहले ही अपंग हो चुके थे। यदि हमने गुप्त उपकरण का उपयोग किया होता तो हम केवल अपनी मृत्यु के लिए जा रहे होते। जहाँ तक दूसरों की बात है, वे सिर्फ हमारे बच्चे के लिए ये सब जोखिम में क्यों डालेंगे? इस प्रकार हम उसकी उत्पत्ति की सच्चाई को छुपाने के लिए जियोए को केवल अपना मांस और खून मान सकते हैं, लेकिन यूं परिवार के सभी वंशजों के पास एक गहरा नियंत्रण है जो उनके वंश के भीतर मौजूद है। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, अधिक से अधिक लोगों को हमारे सच्चे बेटे के रूप में उसकी स्थिति पर संदेह होने लगा और उसे लगातार तिरस्कार के बोझ तले बड़ा होना पड़ा। हमें बहुत पहले से पता था कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कर सकता है। युनचे को कमोबेश इन पिछले कुछ वर्षों में उन सभी वर्षों पहले जो कुछ हुआ था उसकी सच्चाई का पता चल गया था, लेकिन युन क्विंगहोंग को उन घटनाओं के बारे में खुद बताते हुए सुनने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे भावनाओं की एक ज्वार की लहर उसके ऊपर आ गई है और उसके लिए शांत रहना मुश्किल हो गया है। 4 महान पवित्र मैदानों की महत्वाकांक्षाओं के कारण दानव सम्राट के कबीले को बहुत कष्ट सहना पड़ा और साथ ही इन महत्वाकांक्षाओं के कारण यू और जियो दोनों परिवारों पर बड़ी त्रासदी हुई। इन घटनाओं के कारण उनका और यू जियाओ दोनों का जीवन भी पूरी तरह से उलट गया था। उद्धरण चिन्ह ... आप मुझे ये सब बताएं, क्या यह एक ऐसे भविष्य की उम्मीद में है जहां यून जियाओ और मैं एक साथ प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के लिए आगे बढ़ेंगे ताकि हम उसके असली परिवार को ढूंढ सकें? यू चे ने धीमी आवाज में पूछा। यू किंगहोंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, भले ही मुझे नहीं पता कि आपने हमारे परिवार के साथ इतना दयालु व्यवहार क्यों किया है, मैं उन अच्छे कामों से बता सकता हूँ जो आपने यू जियो के लिए किए हैं और जिस तरह से आपने हमें पिता और माता कहा है कि तुम्हारे हृदय में झूठ या कपट का लेश मात्र भी न हो। और जबकि मुझे अभी भी आपके बारे में बहुत सारे संदेह हैं, मैं आपको किसी भी तरह से अस्वीकार नहीं कर सकता। इसके बजाय एक प्रकार की अवर्णनीय अंतरंगता और विश्वास प्रतीत होता है जो मैं आपके प्रति महसूस करता हूँ। उसने हल्की सी हंसी उड़ाई, जैसे कि वह इस अजीब अनुभूति का आनंद ले रहा हो, क्योंकि जियो एयर को प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट से होने का संदेह है, उसे बाकी सभी ने अस्वीकार कर दिया है और बाहर रखा है, और जब वह छोटा था तब से उसका कभी कोई दोस्त नहीं था। इस वर्ष वह 22 वर्ष का होने जा रहा है, फिर भी आप एकमात्र व्यक्ति हैं जो उसके साथ भाई बनने को तैयार हैं। भले ही मैंने ये सभी बातें कही हैं और आपको एक कठिन स्थिति में डाल दिया है, जियो की प्रतिभा प्रथम श्रेणी की नहीं है, इसलिए केवल आप ही हैं जो उसे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में लौटने और उसकी पैतृक भूमि से पुनः परिचित कराने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन वहां लौटना उसके लिए उचित ही है, क्योंकि वास्तव में उसका घर वही है और जियो यंग का परिवार निश्चित रूप से वही है जो उसकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उद्धरण चिन्ह ... तो क्या आप दोनों को अपने बच्चे की याद आती है? युनचे ने इतनी धीमी आवाज में पूछा कि उसे मुश्किल से सुना जा सकता था। युन किंगहोंग ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और हवा जैसी हल्की आवाज में उत्तर दिया, जहां तक मेरी बात है, मैं अभी भी सामना कर सकता हूँ।
क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा भाई जियो यंग निश्चित रूप से मेरे बेटे के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। जब तक भाई जियो यंग आसपास है, न केवल उसे किसी भी दुर्व्यवहार का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वह निश्चित रूप से बेहद खुशहाल जीवन जी रहा होगा। इस मामले पर मैं हो सकता हूँ जरूर, लेकिन जहाँ तक योरू का सवाल है, वह इन सभी वर्षों में वह हर दिन और रात हमारे बेटे को याद करती रही है और उसने उसके लिए आंसुओं का सागर बहाया है, इस हद तक कि वह कभी कभी नींद में रोती रहती है जब तक कि वह जाग न जाए। वह सोचती रहती है कि क्या हमारा बेटा ठीक है, और क्योंकि उसकी गहरी नसें कमजोर हो गई थी, वह इस बात पर चिंतित रहती है कि क्या उससे धमकाया जा रहा है या उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। साथ ही वह खुद को दोषी भी मानती है और नफरत भी करती है। और इतने सालों के बाद भी न केवल उसकी चिंताएं कम नहीं हुई, बल्कि उसके दिल में निराशाएं और भी भारी हो गईं। नतीजतन वह पिछले कुछ सालों से बीमार पड़ती रहती हैं। अन्य सभी लोग ऐसा सोचते हैं क्योंकि ठंडा जहर भड़कता रहता है, लेकिन केवल मैं ही सच जानता हूँ कि यह उसका दुख है जो उसे बिस्तर पर ले जाता है। अभी उसका समर्थन करने वाली एकमात्र चीज जियोए है। वह जियोए को अपने मांस और खून की तरह मानती है, और उससे भी बेहतर, इस उम्मीद में कि हमारे अपने बच्चे को भी वही उपचार मिलेगा जो जियोए को मिलता है। डॉट 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 डॉट। जब तक उसने यूं किंगहाओं के शरीर के भीतर जहर को बाहर निकालने की प्रक्रिया पूरी की, तब तक आसमान में अंधेरा हो चुका था। ठंडे जहर के निष्कासन के दुष्परिणामों के तहत यूं किंगहांग और उनकी पत्नी गहरी नींद में सो गए थे। यूची कमरे से बाहर निकली और आंगन के बीच में खड़ी हो गई। उसने अपना सिर उठाया और उस अधूरे चांद को देखा जो बहुत पहले आकाश में उगाया था। रात की हवा उसके चेहरे को छूती हुई उसके माथे पर गिरे बालों को सरसरा रही थी। आप उन्हें ये क्यों नहीं बताते कि आप वास्तव में कौन हैं? आपके पास ये साबित करने के बहुत सारे तरीके हैं कि आप वास्तव में उनके बेटे हैं। रक्त परीक्षण, गहन संभाल, संसार का दर्पण, इनमें से कोई भी चीज काम करेगी? चमेली ने नीरस स्वर में पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अभी सही समय नहीं है। यूचे ने चुपचाप अपने सामने के दृश्यों को देखा। कम से कम ये यूजियो के लिए पूरी तरह से अनुचित है। सही समय? हम तो आप आगे क्या करने का इरादा रखते हैं? यूनचे ने एक बार फिर अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। चूंकि भाग्य ने मुझे इस स्थान पर लाना उचित समझा है और मुझे अपने सच्चे परिवार और मेरे जन्मदाता माता पिता को खोजने की अनुमति भी दी है, तो मुझे निश्चित रूप से वह सब करना चाहिए। मैं कर सकता हूँ। इतने वर्षों पहले दादाजी ने मुझे उस स्थान से भागने की अनुमति देने के लिए अपनी जीवन नस काट ली थी। मेरा जीवन दादाजी के जीवन से खरीदा गया था। मैं उनकी इच्छाओं और इच्छा को पूरा करने में उनकी मदद करूंगा। दादाजी को 100 साल तक सड़ने और मरने के लिए छोड़ दिया गया था। ये सब दानवशाही परिवार की खातिर था, लेकिन बदले में उन्हें केवल दोषारोपण मिला, और यहाँ तक कि यून परिवार के बाकी लोगों को भी उनके अपराधों में फंसाया गया था। किस आधार पर उन्हें ऐसा करना पड़ा? यूनचे ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा। दानवशाही परिवार के कारण मैंने दादाजी को खो दिया। दादाजी के कारण मेरे पिता और माँ 20 वर्षों से अधिक समय तक अपंग हो गए, और उन्हें वही तिरस्कार मिला जो मुझे उन सभी वर्षों पहले मिला था जब मैं भी अपंग था। मैं यून केंघाई का पोता, यून किंगहोंग का पुत्र हूँ, और जबकि उन दोनों में मायावी दानवशाही परिवार के प्रति अटूट निष्ठा है। मैं नहीं, मैं केवल ये देख सकता हूँ कि मेरे परिवार पर उनका कितना भारी कर्ज है। मायावी दानवशाही परिवार का मेरे दादाजी पर क्या एहसान है, मेरे माता पिता पर क्या एहसान है, और मुझ पर क्या एहसान है। मैं चाहता हूँ कि वे इसे 1000 गुना अधिक चुकाएं। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 510 छुपी हुई बहती बिजली, चरम मृग तृष्णा बिजली। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 510 छिपी हुई बहती बिजली, चरम मृग तृष्णा बिजली। जैस्मीन ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, क्या आप जल्दी से चरित्र में नहीं आ रहे हैं? भले ही वे आपके माता पिता हों, इस समय वे अनिवार्य रूप से केवल राहगीर हैं जो आपके साथ खून का रिश्ता साझा करते हैं। आज से पहले तो इन लोगों से आपकी कोई बातचीत भी नहीं होती थी, लेकिन अब आप इनके लिए अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हैं। यूनचे ने शांति से कहा, पारिवारिक संबंध की यह बात जितना मैंने पहले सोचा था उससे कहीं अधिक शानदार निकली। कल मैंने पहले कभी उनके चेहरे भी नहीं देखे थे और हम बिल्कुल अजनबी थे, लेकिन आज हर कीमत पर उनकी रक्षा करने की इच्छा अनियंत्रित रूप से मेरे भीतर पैदा हो गई है। इंसानों को अपने परिवार के प्रति सहज प्रतिक्रिया इसी तरह करनी चाहिए, एक वृत्ति जो हमारे खून में बसी हुई है। हम्फ। जैस्मीन की आवाज तिरस्कार से भरी हुई थी। ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि आपकी किस्मत अच्छी है और आपके माता पिता हैं जो सुरक्षा के लायक हैं।
इस दुनिया में सभी पारिवारिक रिश्ते इतने उत्तम नहीं होते, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके कारण आप अंदर तक उनसे नफरत करने लगेंगे। चमेली की आवाज में साफ तौर पर गहरी नफरत के धागे घुले हुए थे। इससे युनचे को बोलने में परेशानी हुई। उसने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, जैस्मीन, मुझे याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करती थी और तुम अपनी माँ से भी बहुत प्यार करती थी। तो आपके शब्दों का मतलब? हाँ, जैस्मिन ठंडी हंसी। मेरे पूरे जीवन में बड़े भाई और माँ मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, लेकिन वे दोनों पहले ही मर चुके हैं। और जहाँ तक उस व्यक्ति की बात है, जिस व्यक्ति को मैं रॉयल फादर कहने को मजबूर हूँ, एक दिन उसका हिसाब होगा और मैं उसे मार डालूंगा। जैसे ही जैस्मीन ने ये शब्द कहे, एक हड्डियां कंपा देने वाली हत्या का इरादा जारी हो गया और इसने युनचे के पूरे शरीर को एक पल में जकड़ लिया। शाही पिता, इसका तात्पर्य उसके पिता से होना चाहिए, लेकिन जब उसने अपने पिता का जिक्र किया तो जो खुलासा हुआ वह चौंकाने वाली गहरी जड़ें जमा चुकी नफरत और हत्या का इरादा था। तुम्हें अपने पिता से नफरत है? क्यों? युनचे ने आगे जांच करने की कोशिश करते हुए पूछा। यह ऐसी कोई बात नहीं है जिसके बारे में आपको चिंतित होने की आवश्यकता है, चमेली ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। हालांकि युनचे ने हार मानने से इनकार कर दिया और स्पष्ट रूप से पूछा, आपके शाही पिता? ऐसा लगता है जैसे वह किसी जगह के राजा हैं, और यदि आप पहले से ही इतने शक्तिशाली हैं, तो आपका यह शाही पिता और भी अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जैस्मिन की आवाज में जरा भी भावना नहीं थी और उसने जवाब दिया, क्या आप जानना चाहते हैं कि वह कितना शक्तिशाली है? मैं आपको बता सकता हूँ। यह एक ऐसी शक्ति है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। युनचे ने अपना जबड़ा रगड़ा और धीरे से पूछा, क्या ये हो सकता है? किंवदंतियों का दिव्य गहन क्षेत्र। दिव्य गहन क्षेत्र? जैस्मिन ने मंद मंद हंसते हुए व्यंग्य किया, क्या आपने कभी रियलम किंग शब्द के बारे में सुना है? क्षेत्र राजा, ये किस प्रकार का शीर्षक है? युनचे ने पूछा। चूंकि आप नहीं जानते, तो ये बेकार सवाल पूछकर मेरा समय बर्बाद करना बंद करो। एक बार जब आप वास्तव में समझ जाते हैं कि दो शब्द रियलम किंग क्या दर्शाते हैं, तो आपको स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा कि वह व्यक्ति कितना शक्तिशाली है। हालांकि चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, एक दिन मैं निश्चित रूप से उसे मार डालूंगा। युनचे इसलिए युनचे उस समय से युन परिवार के साथ रहा और उसने युन किंगहोंग और म्यूयोरू को ठीक होने में मदद करने के लिए अपने सभी प्रयास और ऊर्जा लगा दी। केवल 5 दिनों के उपचार के बाद उनके शरीर में ठंडा जहर पूरी तरह से बाहर निकल गया और उसका कोई निशान नहीं बचा। इससे युन जियाओ सहित दंपत्ति खुशी से रोने लगे। उसके बाद उनके मेरिडियन, गहरी नसों और शरीर को पूरी तरह से ठीक होने में मदद करने का समय आ गया था। बुद्ध के महान मार्ग के चमत्कारी प्रभाव के तहत युनचे के बिल्कुल सही चिकित्सा कौशल के साथ वे दोनों, जो पहले अपंग थे, चमत्कारिक गति से ठीक हो गए। 10 दिनों के भीतर यिन क्विंगहोंग स्वतंत्र रूप से चल सकता था और 15वें दिन उसकी गहरी नसें ठीक होने लगी और इसने उसे थोड़े समय के लिए प्रोफाउंड फ्लोटिंग तकनीक का उपयोग करने में सक्षम बनाया। युन क्विंगहोंग और म्यूयोरू ने अपने पूरे जीवन में बड़े तूफानों और विशाल लहरों का सामना किया है और उनका अस्तित्व घाटियों और चोटियों से भरा हुआ था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वे सपने में जी रहे हों। युनचे को यू परिवार के साथ रहने देने की बात ने यू परिवार के भीतर ज्यादा अशांति पैदा नहीं की। तथ्य यह है कि युनचे और यू जियाओ शपथ ग्रहण करने वाले भाई बन गए थे और युनचे को यू किंगहोंग और उनकी पत्नी ने अपने साथ ले लिया था। ये पूरे यू परिवार में बहुत तेजी से फैल गया, लेकिन एक बार उन्हें पता चला कि उनका गहरा स्तर केवल स्काई प्रोफाउंड दायरे में था, इसके बाद क्या हुआ इसकी किसी को परवाह तक नहीं हो सकी। पारिवारिक प्रतियोगिता और उसके बाद होने वाले लिटिल डेमन एम्प्रेस के 100 साल के शासनकाल समारोह की तैयारी के लिए हर कोई उत्सुकता से दोनों घटनाओं के लिए तैयारी कर रहा था। यह उन युवा शिष्यों के लिए विशेष रूप से सच था जो अपने लिए नाम कमाने के लिए उत्सुक थे। तो यह इस तरह था कि 1 महीना शांति से बीत गया जब युन क्विंगहोंग और म्यूयोरू की शिरोबिंदु, गहरी नसें और शरीर पूरी तरह से ठीक हो गए। जैसे जैसे उन्होंने बड़ी खुशी के साथ जश्न मनाया, वैसे वैसे उन्होंने चुपचाप अपनी गहरी ताकत भी हासिल करना शुरू कर दिया। अपने चरम में दंपत्ति के पास गहन शक्ति का स्तर था जो युनचे से कहीं अधिक था, लेकिन युनचे के बुद्ध के महान मार्ग में अभी भी एक शक्तिशाली शक्ति थी उन्हें अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने में मदद करने में पूरक प्रभाव। उसे पिछले महीने की तरह पूरा दिन खर्च करने और थकने की भी जरूरत नहीं थी। उन्होंने यू जियाओ से एक प्रशिक्षण कक्ष के लिए अनुरोध किया और उन्होंने अपना सारा खाली समय अपनी शक्ति बढ़ाने में व्यतीत करना शुरू कर दिया।
जैसे ही रात चुपचाप उतरने लगी, आकाश धीरे धीरे अंधेरा हो गया। डिंग, एक फ्रोजन एंड इल्यूसरी मिरर, जिसका व्यास 16.5 मीटर था, विशाल प्रशिक्षण कक्ष के केंद्र में फैला हुआ था और इसने इस कमरे के सभी शोर को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया था। बार बार इस बात की पुष्टि करने के बाद कि कोई भी उसे गुप्त रूप से देखने की कोशिश नहीं कर रहा था, उसने एक जेड स्क्रॉल प्राप्त किया जिसने स्काई पॉइजन पल से एक फीकी चमक छोड़ी। जेड स्क्रॉल पर स्पष्ट रूप से 3 शब्द एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग खुदे हुए थे। यह एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग थी जिसे हुआ मिंगहाई ने अपनी पहल पर उसके दरवाजे पर पहुंचाया था। उस समय अपनी स्वयं की संशय के कारण उसने पुस्तक नहीं खोली थी, लेकिन अब जब वह दूसरी दुनिया में था और उसे ये भी नहीं पता था कि वह कब गहरे आकाश महाद्वीप में लौटने में सक्षम होगा, तो उसके पास अब कोई कारण नहीं था इस गहन आंदोलन कौशल को अस्वीकार करे जिसमें किसी के जीवन को संरक्षित करने की बेहद मजबूत क्षमता थी। यू चे ने धीरे से जेड पट्टियों को देखा। उसकी उंगलियों के स्पर्श के बाद गहन ऊर्जा आगे बढ़ी और वहां उकेरी गई गहन कला धीरे धीरे उसके दिमाग में प्रवेश कर गई। केवल अब उन्हें एहसास हुआ कि एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग केवल एक शुद्ध आंदोलन कौशल नहीं था, इसमें 2 भाग शामिल थे। पहले भाग का नाम हिडन फ्लोइंग लाइटनिंग था, केवल दूसरे भाग को एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग कहा गया। चरम मृग तृष्णा बिजली, ये हुआ मिंगहाई का आंदोलन कौशल था, एक ऐसा कौशल जिसे देवता और शैतान भी नहीं समझ सकते थे। और इस छुपी हुई बहती बिजली ने यूचे के दिल में और भी अधिक खुशी पैदा कर दी। यह आश्चर्यजनक रूप से एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली गहन छिपाव कौशल था। जब हिडन फ्लोइंग लाइटनिंग का प्रदर्शन किया गया, तो इसने उपयोगकर्ता को उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर अपनी गहन ऊर्जा आभा को दबाने की अनुमति दी, और इसने उपयोगकर्ता को एक गहन ऊर्जा प्रदर्शित करने की भी अनुमति दी जो वास्तव में उससे कहीं अधिक कमजोर प्रतीत होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक बार हिडन फ्लोइंग लाइटनिंग को अपने चरम पर विकसित कर लिया गया, तो यह उपयोगकर्ता को अपनी उपस्थिति को पूरी तरह से छिपाने की अनुमति देगा, इस हद तक कि जो व्यक्ति उससे कहीं अधिक मजबूत थे, उन्हें भी इसका पता लगाने में अत्यधिक कठिनाई होगी। और छिपी हुई बहती बिजली की शक्ति को हुआ मिंगहाई ने स्वयं पूरी तरह और वाक्पटुता से व्यक्त किया था। दिव्य फीनिक्स संप्रदाय की खोज से बचने की उनकी क्षमता पूरी तरह से एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग पर निर्भर थी, लेकिन दैवीय फीनिक्स संप्रदाय में चुपचाप घुसपैठ करने की उनकी क्षमता, जो अधिपतियों से अटी पड़ी थी और सिंहासनों से भरी हुई थी, निश्चित रूप से पूरी तरह से इस छिपी हुई बिजली के कौशल पर निर्भर थी। हुआ मिंगहाई की गहन ताकत सम्राट प्रोफाउंड दायरे के बाद के चरणों में थी, लेकिन दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के पास बहुत सारे अधिपति थे, फिर भी कोई भी उसका पता लगाने में सक्षम नहीं था। वह उनके खजाने के कमरे में भी प्रवेश करने में सक्षम था, जबकि वे अनजान थे, और यदि ये तथ्य नहीं होता कि हुआ मिंगहाई ने लापरवाही से एक गहन संरचना को सक्रिय कर दिया था, तो दिव्य फीनिक्स संप्रदाय को ये भी पता नहीं चलता कि किसी ने उनके परिसर में घुसपैठ की थी। युनचे को याद आया कि पहली बार जब उन्होंने हुआ मिंगहाई के साथ बातचीत की थी, तो उन्हें उनकी उपस्थिति का कोई निशान भी नहीं मिला था। ये केवल कई वर्षों की निरंतर सतर्कता से विकसित उन वृत्ति पर भरोसा कर रहा था कि वह महसूस कर सकता था कि कोई उसे देख रहा था। आपको ऐसे लोगों को अपनी उपस्थिति का पता लगाने से रोकने में सक्षम बनाना, जो पूरे क्षेत्र में आपसे आगे हैं, ये व्यावहारिक रूप से एक चोर के लिए एक दैवीय कौशल है, यूचे ने मन ही मन कहा। उसके बाद उसने तेजी से अपने दिल और दिमाग को एकाग्र किया और हिडन फ्लोइंग लाइटनिंग के गहन सूत्र को समझना शुरू कर दिया। हिडन फ्लोइंग लाइटनिंग और फ्रोजन क्लाउड वॉल, फ्रोजन एंड इल्यूसरी मिरर के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर था। अंतर इस तथ्य में निहित था कि फ्रोजन क्लाउड वॉल और फ्रोजन एंड इल्यूसरी मिरर का प्रभाव अलगाव था। ये शक्ति, उपस्थिति और ध्वनि को अलग कर सकता है, लेकिन हिडन फ्लोइंग लाइटनिंग ने उपयोगकर्ता को अपनी उपस्थिति को अवरुद्ध करने या यहाँ तक कि इसे गायब करने की अनुमति दी, इसलिए इसका प्रभाव छिपाव था। युनचे के पास मूल रूप से वह बुनियादी आधार था जिसका उन्होंने एज्योर क्लाउड महाद्वीप में अभ्यास किया था। उसकी मजबूत समझ के साथ युग्मित क्षमता उसे अपने दिल के भीतर इस अंतहीन रहस्यमय गहन सूत्र पर पूर्ण महारत हासिल करने में केवल 4 घंटे से भी कम समय लगा। उनकी आंतरिक ऊर्जा के घूर्णन के बाद उनके शरीर से निकलने वाली गहन ऊर्जा आभा धीरे धीरे कमजोर होने लगी। 4 घंटों में उन्होंने हिडन फ्लोइंग लाइटनिंग की प्रारंभिक महारत हासिल कर ली थी। यूचे को विश्वास था कि हुआ मिंगहाई के स्तर तक पहुंचने के लिए उसे अधिकतम आधे महीने की जरूरत होगी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, यूचे ने 6 घंटे से कुछ अधिक समय तक मौन रहकर अभ्यास करना जारी रखा। उनके द्वारा प्रकट की गई गहन शक्ति की आभा मध्य स्तर के पृथ्वी गहन क्षेत्र तक गिर गई थी, और यहाँ तक कि अगर अन्य लोग उसे महसूस करते थे, तो उन्हें ये भी महसूस नहीं होगा कि कुछ भी जगह से बाहर था। इस समय यूचे ने अपनी आंखें खोली और अपने पैरों पर उछल पड़ा।
उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीमी आवाज में चिल्लाया, होंग ए, बाहर आओ। उसकी बाह पर लाल रंग की तलवार के निशान से निकलने वाली चमक के बाद यूचे के हाथ में रक्त लाल बिजली की एक किरण गूंजी, जिसके बाद यह विशाल स्वर्ग को मारने वाली शैतान कातिलों की तलवार में बदल गई। इसके भयानक वजन के नीचे यूचे का हाथ एक भयंकर झटके के साथ नीचे गिर गया और उसके पैरों के नीचे से गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी, क्योंकि उसके दोनों पैर जमीन में गहराई तक धंस गए थे। प्रारंभिक हेवन स्मिटिंग डेविल स्लेयर तलवार पहले से ही यूचे के लिए असाधारण रूप से कठिन थी नियंत्रित करने के लिए, लेकिन हॉन्गर द्वारा ड्रैगन फॉल्ट का पूरी तरह से सेवन करने के बाद इसका वजन स्पष्ट रूप से काफी बढ़ गया था। यूचे ने अपनी श्वास को नियंत्रित किया। लंबे समय के बाद वह हेवन स्मिटिंग डेविल स्लेयर तलवार को स्थिर पकड़ के साथ पकड़ने में कामयाब रहा और उसके पैर बिना डगमगाए जमीन पर स्थिर खड़े रह सके। उसके धीमे रोने के बाद शैतान को मारने वाली स्वर्गीय तलवार उसके हाथों में नाचने लगी। अचानक एक तूफान जारी हुआ और इसने आसपास के फ्रोजन एंड इल्यूसरी मिरर को इस हद तक क्षतिग्रस्त कर दिया कि वह ढहने के कगार पर था। भव्य समारोह तेजी से नजदीक आ रहा था। उसे कम से कम समय में हेवन स्मिटिंग डेविल स्लेयर तलवार के वजन की आदत डालने की जरूरत थी, ताकि वह सबसे बड़ी मात्रा में शक्ति जारी करने में सक्षम हो सके। ओह, मास्टर बहुत परेशान करने वाला है। मैं स्पष्ट रूप से बहुत अच्छी झपकी ले रहा था, लेकिन आपने मुझे जगाने का फैसला किया। वो हागा ने असंतोष से भरी आवाज में कहा। तलवार के बीच में गोल मोती के भीतर एक छोटी हागा को अपनी उनींदी आंखों को रगड़ते और अपने गालों को थपथपाते हुए देखा जा सकता है। वह बहुत मूडी लग रही थी। मैं कल तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ स्वादिष्ट ढूंढने जाऊंगा। क्या इस अधिकार की भरपाई होनी चाहिए? यूचे ने हौंकते हुए कहा। जैसे ही ये शब्द यूचे के मुंह से निकले, हागा की थकी और उनींदी आंखें तुरंत चमक उठी और चमकदार हो गईं। उसने चिल्लाकर कहा, सचमुच? वाह मास्टर, आप जो कहते हैं उसका मतलब ये होना चाहिए कि ठीक है। मास्टर वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है। मास्टर, आपको निश्चित रूप से कल के बारे में नहीं भूलना चाहिए। यूचे स्पष्ट रूप से हॉन्गर द्वारा बिना रुके अपनी लार निगलने की आवाज सुन सकती थी। उसे यू जियाओ से पता चला था कि डेमन इंपीरियल सिटी में एक जगह थी जो स्काई प्रोफाउंड और यहाँ तक कि सम्राट प्रोफाउंड तलवारें बेचती थी। लेकिन चूंकि दोनों महाद्वीप अलग अलग मुद्राओं का उपयोग करते थे, इसलिए वह केवल यू जियाओ के पैसे का उपयोग कर सकता था। और यून जियाओ ने जो पैसा छिपा कर रखा था, शायद उससे एक स्काई प्रोफाउंड तलवार खरीदी जा सकती थी। लेकिन यह इस शरारती लड़की की भूख को अस्थायी रूप से संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, जो केवल खाना, सोना और खेलना जानती थी। समय तेजी से बीतता गया, क्योंकि यू क्विंगहोंग और उनकी पत्नी पूरी तरह से ठीक हो गए, जबकि यूचे ने भी एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग का अभ्यास किया। पलक झपकते ही एक और महीना बीत गया। आज रात यूचे अभ्यास नहीं कर रहा था। इसके बजाय उसने एक अच्छी रात आराम करने का विकल्प चुना। जब वह जागा, तब तक आसमान चमकना शुरू हो चुका था। जैसे ही उसकी बाह पर लगे प्रोफाउंड हैंडल से रोशनी चमकी, उसने अपने बिस्तर से छलांग लगा दी और अपनी बाह उठा ली। जैसे ही उसके दिमाग में यून कैंगहई की छवि उभरी, वह चुपचाप प्रोफाउंड हैंडल को कुछ देर तक देखता रहा। दादाजी, आप चिंता न करें। मैं निश्चित रूप से यून परिवार को पतन की अनुमति नहीं दूंगा, और मैं निश्चित रूप से आपकी प्रतिष्ठा को जरा भी खराब नहीं होने दूंगा। यूचे ने धीमी आवाज में खुद को बताया। भले ही यूचे काफी जल्दी उठ गया था, यून परिवार ने बहुत पहले ही कार्रवाई में हलचल शुरू कर दी थी, क्योंकि आज यू परिवार की पारिवारिक प्रतियोगिता का दिन था। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारी सदस्यता लेन चैनल ऑडियो बुक 108 और सूचनाएं सक्षम करें। धन्यवाद।